हाँ जी। मेहरबान कदरदान आज दिल थाम के बैठिए क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं बड़े लोगों की चीज़ें, अमीर लोगों की चीज़ें, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, जीएसटी। ठीक है। दिल का तो पता नहीं, लेकिन पेन और पेपर जरूर थाम के बैठ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट डाउन करनी होगी। माई सेल्फ नियोन और मैं आपका स्वागत करता हूँ गौरव सर के चैनल पे। ये नोबल इनिशिएटिव फ्री इनिशिएटिव है। इंडियन इकोनॉमी हम कवर करने जा रहे हैं आरएस प्रीलिम्स के लिए। सीधे काम की बात पे आते हैं। देखो भाई, हमने क्या क्या कर लिया। हमने बैंकिंग खत्म कर दी, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी खत्म कर दी, हमने बजट खत्म कर दिया। आज हम जीएसटी और स्टॉक एक्सचेंज खत्म कर देंगे। फिर हमारा जो कोर इकोनॉमिक्स है, जिसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, उसमें हमारा सिर्फ इन्फ्लेशन और नेशनल इनकम बचती है। इससे पक्का एक सवाल आता है, ये हम कल खत्म कर देंगे। अपना कोर इकोनॉमिक्स खत्म, टाटा बाय बाय गया 7 दिन में। ठीक है। तो 50% अपना इकोनॉमिक्स का सिलेबस कल हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर उसके बाद में एक छुट्टी होगी, उसमें आप रिवाइज कर लेना और फिर हम आगे ये वाली चीज़ें तो अपनी मुख्यतः रटने वाली होती है कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी स्कीम्स वगैरह है, क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, बीओपी और ये सब तो ठीक है। तो ये ज़्यादा लोड वाली चीज़ें नहीं है। जो समझने वाली चीज़ें हैं वो अपन लगभग कल कवर कर लेंगे। कुछ क्लैरिफिकेशंस, हाँ इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। CRR, जो CRAR है, जो इंक्रीमेंटल रेशियो है, वो रिस्क टू वेटेड एसेट टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है, कैपिटल टू, सॉरी एक मिनट रुको, पेन नहीं चल रहा। कैपिटल टू, अरे यार इस पेन को क्या हो गया। कैपिटल टू जो रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है, रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, वो जो बेसेल ने दिया था, जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट वाला, उसने तो 8% दिया था। आप सही बोल रहे हो कमेंट्स में। लेकिन जो आरबीआई, जो अब ये क्या करता है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये रेस्पेक्टिव सेंट्रल बैंक है ना, जैसे आरबीआई है, उसको छूट दे देता है कि अब तू अपने हिसाब से डिसाइड कर ले भाई। तो आरबीआई ने अपने जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनके लिए 9% डिसाइड किया है। ठीक है। तो अपना 9% करके आना है अपने को इंडियन बैंक्स के लिए। आ जाते हैं भाई जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, वस्तु और सेवा कर। अब देखो नाम ही बोल रहा है कि इसमें वस्तु भी इंक्लूड है और सेवा भी इंक्लूड है, दोनों पे कर लगता है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन इंडस्ट्री है, वो सेवाई तो प्रदान करती है। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सेवा प्रदान कर रहा हूँ। तो मेरे पर यदि मैं कुछ कमाता हूँ, मेरे ऊपर टैक्स लगेगा और सर्विस टैक्स लगेगा। मेरे ऊपर नहीं, मतलब जिस कंपनी पे है, ठीक है, मेरे ऊपर तो इनकम टैक्स लगेगा यदि मैं कुछ कमाता हूँ तो। और गुड्स, मैं कुछ सामान बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, कार बेच रहा हूँ मान लो, तो मेरे ऊपर कौन सा लगेगा, गुड्स टैक्स, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों होता है। तो हुआ क्या भाई साहब, बजट अपन ने पढ़ा था। बजट में रेवेन्यू पार्ट होता है, कैपिटल पार्ट होता है, इनकम एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू इनकम में टैक्स और नॉन टैक्स होता है। टैक्स दो टाइप के होते हैं, अपन ने पढ़े थे, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स अपन ने कल पढ़ लिया था कि कैसे कैसे कौन कौन से, तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, गूगल टैक्स, इक्वलाइजेशन लेवी, ये सब अपन ने कल पढ़ लिया था। तो अब आज अपन इनडायरेक्ट टैक्स में जो मेन टेक्स्ट है अपना, ठीक है, जीएसटी, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अपने सिलेबस में है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब भाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया था 101वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 101वां। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि 2016 में आया था ये, पहली बात तो जीएसटी लाया गया इसमें। और जीएसटी कब अप्लाई हुआ, तो संशोधन 2016 में हो गया। फिर उसके एक्ट वगैरह आते हैं, जैसे सीजीएसटी एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, एसजीएसटी एक्ट रेस्पेक्टिव जो स्टेट गवर्नमेंट की विधानसभा ने पास किया, आईजीएसटी जीएसटी एक्ट है, इंटरस्टेट जीएसटी एक्ट है, वो पार्लियामेंट ने पास किया। कुछ यूटी जीएसटी के लिए रेस्पेक्टिव यूटी लेजिस्लेचर है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली, उन्होंने पास किया। अब ये सब पास करने में टाइम लगता है भाई साहब, ऐसे एक दिन में नहीं है कि 101 संविधान संशोधन पास हो गया और बाकी सब इनके अंदर जो एक्ट आए अलग अलग वो पास हो गए, उनमें टाइम लगा। और 1 जुलाई 2017 तक आते आते हमने पूरे देश में जीएसटी लागू कर दिया। तो जीएसटी लागू होने की जो डेट है वो 1 जुलाई 2017 है। ठीक है। अब आते हैं आगे। तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ ही रहे हैं, तो एक बार बाकी पे भी नजर डाल देते हैं, क्योंकि एक सवाल आना बनता है इनसे। 99 क्योंकि आया हुआ है, आरएस मेंस में आया हुआ है, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्री में ही आया हुआ है, सॉरी मेंस में क्या। ठीक है। तो 99 में एनजेएसी था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि इंडियन पार्लियामेंट लाई थी 99 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया कि भाई ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, तुम इंटरफेयर नहीं कर सकते जजों की अपॉइंटमेंट में, जजों की नियुक्ति में तुम्हारा कोई रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है साहब। 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कुछ टेरिटरीज थी, उनको एक्सचेंज किया गया। मतलब अंग्रेजों ने जो डिवीजन किया वो बहुत गंदे तरीके से किया था कि कुछ मान लो बांग्लादेश में जो है वहाँ पे इंडिया के कुछ गांव है, उन गाँवों के एरिया के अंदर कुछ बांग्लादेश के गाँव है, ऐसे कुछ कुछ लफड़े हो रहे थे। तो उन लफड़ों को मिटाने के लिए कुछ टेरिटरीज एक दूसरे से एक्सचेंज की 100वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। 102वां एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल गया। पहले एनसीएससी
और NCST, दो ही थे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फिर थर्ड ये जो NCBC है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट, इसको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया 102वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। अब ये इसके बाद में ध्यान रखना 105वां, इसमें जब ये किया गया था तब स्टेट से पावर छीन ली गई थी कि सेंटर ही डिसाइड करेगा कि स्टेट लिस्ट में भी कौन कौन ओबीसी में है। लेकिन 105वें अमेंडमेंट एक्ट में स्टेट्स को भी वापस पावर दे दी गई कि आपके स्टेट के अंदर कौन कौन ओबीसी आप डिसाइड कर सकते हो भाई। फॉर एग्जांपल ओबीसी में कितना आरक्षण मिला हुआ है सेंटर में 27%, लेकिन स्टेट में कितना मिला हुआ है 21%। की अभी 27 की बात चल रही है, तो ये 21% में कौन कौन सी जातियाँ आएगी, कौन कौन सा क्या होगा, वो स्टेट डिसाइड कर सकता है 105वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। तो 102 और 105 आप याद रखोगे, ओके। अब उसके बाद में आते हैं अपन कहाँ पे, 103वां EWS कोटा 10% आरक्षण दे दिया गया। इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया 15 आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, 15 क्या बोलता है, एक बोलता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एक बोलता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 15(3) है शायद या 16(3) है, तो मतलब 15 और 16 दोनों में अमेंड किया गया, शायद 3 ऐड किया गया था, मैं एक्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा 3 है या 4 है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, EWS कोटा 10% आरक्षण दिया गया। आर्टिकल 15 और 16 को अमेंड किया गया, शायद 4 है, ठीक है। अब आते हैं अपन आगे 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें पार्लियामेंट, देखो मैंने पार्लियामेंट की फोटो लगा दी, रिजर्वेशन की फोटो लगा दी, मतलब पार्लियामेंट, ये फोटोज में इसलिए लगाता हूँ ताकि आपकी मेमोरी फीड हो जाए। आप जब भी पीपीटी देखो, कभी भी जीवन में पीपीटी देखो, हालांकि जीवन में देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, भगवान से दुआ यही है कि आप निकल जाओ इसी बार, तो आपके माइंड में बस छप जाए कि अरे अच्छा 101 में वो भारत बांग्लादेश बना हुआ था, ठीक है। तो ये चाबी है पार्लियामेंट में घुसने की। तो SC ST में को जो आरक्षण दिया हुआ है उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, उसको 10 साल बढ़ा दिया गया है। और जो दो एंग्लो इंडियंस लोकसभा में जो आरक्षित थे उनको हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखना। आगे चलते हैं भाई, GST काउंसिल। अब 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में GST काउंसिल की स्थापना की गई। उसमें क्या किया गया, आर्टिकल 279A याद रखना एक तो, ठीक है। अब जब उन्होंने 101वां संविधान संशोधन किया तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल जोड़े, कुछ आर्टिकल घटाई भी सही। फॉर एग्जांपल घटाने कौन से, जैसे पहले स्टेट को सर्विस टैक्स की अनुमति नहीं थी, ठीक है, तो सर्विस टैक्स की अनुमति दी गई क्योंकि GST में स्टेट के पास भी पैसा जाता है, तो कुछ आर्टिकल ऐड करने पड़े। वैसे ही कुछ हटाने भी पड़े कि जैसे एक्साइज ड्यूटी है, अब सेंटर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा सकता, उसकी जगह क्या लगाता है, GST लगाता है, तो वो आर्टिकल हटा दिया। इस तरीके से काम हुआ था। तो आर्टिकल 279A ये याद कर लेना भाई, 279A आर्टिकल GST काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय है। और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ी थी अपन ने कल, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 के अंदर, ठीक है, ठीक है साहब। उसके अलावा एक आर्टिकल 270, देखो 279 में 10 घटाओ 269 आता है, तो IGST है, इंटर स्टेट GST, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सामान ले जाया जाता है तो जिस स्टेट में पहुंचा है उस स्टेट को IGST का 50% पार्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, मान लो महाराष्ट्र है और ये राजस्थान है, महाराष्ट्र में कार बनी, ठीक है, और राजस्थान में पहुंचाई गई, तो जो GST लगा, मान लो इस पे कार पे 1 लाख रुपए GST लगा, तो GST काउंसिल ने डिसाइड किया कि ये जो 1 लाख रुपए है उसमें से 50% तो आप रख लो साहब, सेंटर वाले मोदी जी रख लेंगे, और 50% आप अशोक गहलोत जी को दे दो, क्योंकि राजस्थान और GST क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड है, कंज्यूमर जो आखिरी में जो फाइनली कंज्यूम कर रहे हैं ना उसको टैक्स मिलता है ना। तो अभी मैं आगे समझाऊंगा कि इससे दिक्कत भी क्या हुई थी। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यह पूछा जा सकता है भाई, है ना। डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे पहुँच रहा है सामान, उस राज्य को टैक्स दिया जाता है IGST के अंदर। तो IGST, तो देखो CGST जो है आर्टिकल 270 हो गया, 269A तो IGST है, 270 एक जोड़ा उसमें तो CGST आ जाएगा। अब CGST तो डायरेक्ट ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। कल मैंने बताया था सेंटर के पास एक पर्स है जिसमें 3 खांचे बने हुए हैं, एक उसमें CFI है, तो ये CGST तो सीधे सीधे वहाँ चला जाएगा। और फिर मैंने बताया था ना वहाँ से स्टेट्स को 42% जाएगा टोटल, वो कौन डिसाइड करेगा, फाइनेंस कमीशन। लेकिन IGST में कितना सेंटर को जाएगा कितना स्टेट को जाएगा वो कौन डिसाइड करता है, ये GST काउंसिल। और अब जैसे सेंटर के, देखो होता क्या है, एक तो जगह नहीं छोड़ता मैं, आप लोगों की ये भी कंप्लेंट है सॉरी, लेकिन अब मैं क्या करूँ, एक PPT में घुसाना पड़ता है क्योंकि कम टाइम में पढ़ाना है आपको, ठीक है। IGST है, ठीक है, IGST में 50% तो गया स्टेट के पास, ठीक है, और 50% गया सेंटर के पास।
अब सेंटर के पास कहाँ जाएगा, वही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाएगा। सीजीएसटी तो पूरा पूरा ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला गया था। अब यहाँ से अब पैसा आ गया ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, यहाँ से स्टेट को कैसे जाएगा, फाइनेंस कमीशन के हिसाब से जाएगा। एक बार इस खांचे में पैसा पड़ गया, इससे बाहर निकालना है, स्टेट्स को देना है, तो वो किस फॉर्मूले से जाएगा, फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले से जाएगा। ठीक है, और 366 याद रख लेना यार, 366। देखो ये तो देखो, जब भी मदिरा की बात आएगी तो आसान बात होगी, मजे वाली बात होगी, तो वैसे रख लेना 3, 3 का दुगुना 6 और फिर 6। आर्टिकल 366 ये बोलता है कि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज केप्ट आउट ऑफ जीएसटी। हमारी इतनी औकात नहीं कि बेगड़ों पे हम जीएसटी लगा सके, ये स्टेट ही लगाएगा भाई साहब। ठीक है, तो आर्टिकल याद रखना 366 की जो दारू बनती है उस पर जो एक्साइज और वेट लगता है वो अभी भी स्टेट ही लगाता है, जीएसटी में सब्स्यूम नहीं किया गया है। 366 3, 3 का दुगुना 6, 6। ठीक है, तो 269 आईजीएसटी, 270 सीजीएसटी, 279 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है 279 है जीएसटी काउंसिल का। ठीक है, अब जीएसटी काउंसिल में क्या होता है भाई, देखो एक तो होता है सेंटर, एक होता है स्टेट। तो जो काउंसिल के अंदर 2 मेंबर तो होते हैं सेंटर के और 31 मेंबर होते हैं स्टेट के। ये मैंने लिखा हुआ 31 मेंबर स्टेट के, स्टेट और यूटी के मिला के, और 2 मेंबर। अभी 2 मेंबर कौन कौन से, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, एक स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होता है, राज्य वित्त मंत्री। तो अपना फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, सीतारमन मैम, और राज्य मंत्री कौन है, क्या नाम है इनका यार, नाम ही भूल गया इनका, अरे यार जो अनुराग ठाकुर सर। ठीक है, तो अभी देखो जीएसटी की मीटिंग ही चल रही है, तो दोनों बैठे हैं यहाँ पे। तो अब आगे चलते हैं अपन, वोटिंग पावर सेंटर की कितनी होती है, सेंटर की 1/3 होती है, 33% वोट सेंटर के हाथ में होते हैं, और स्टेट की बचे हुए 2/3 66%। ठीक है, मान लिया। चेयरमैन कौन होता है, निर्मला सीतारमन मैम होंगी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री चेयरमैन होता है। और जो वाइस चेयरमैन होता है, ठीक है, वो कौन होगा, इन ये जो जितने भी मिनिस्टर्स है ना 31 स्टेट और यूटीज की मिला के, उनमें से किसी एक को चुन लिया जाता है। जो 31 जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, कोई भी स्टेट का कोई भी मिनिस्टर। ठीक है, देखो अपने पहले तो अपने भारत में राज्य कितने हैं, पहले 29 थे, फिर जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया, तो अब 28 रह गए। ठीक है, ठीक है। और एक बात बताओ, पहले यूटीज कितनी थी, 7 थी, फिर 2 बनी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो 9 हो गई, लेकिन फिर दादरा और उसको मिला दिया गया, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली को, तो दोनों को मिला दिया गया, तो वापस 8 हो गई। ठीक है, उन 8 में से 3 के पास लेजिस्लेचर है, कौन कौन सी, दिल्ली के पास, पुडुचेरी के पास और जम्मू कश्मीर के पास, ये 3 के पास लेजिस्लेचर। तो 28 + 3 कितने हो गए, 31 हो गए। अब ये तो इंटरव्यू में बेसिक सवाल पूछा जा सकता है, नहीं होता यार याद कभी कभी कि 9 पहले 7 से 9 हो गई थी, 9 में से 2 मर्ज कर दी गई, 2 टूट गई, तो ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए अपने को। ठीक है, 31 हो गया। इनका कोई भी मिनिस्टर, जैसे अशोक गहलोत जी ने मान लो डोटासरा जी को बना दिया, किसी को भी कोई भी मिनिस्टर हो सकता है, वो जीएसटी काउंसिल का मेंबर होता है। ठीक है, हो गया साहब। तो 31 और 2 33 तो टोटल मेंबर हो गए, 1/3 हो गया, ये 2/3 हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, इधर चेयरमैन, इधर कोई भी वाइस चेयरमैन, कोई भी एक को उठा के बना दिया जाता है। कोरम कितना होता है, कोरम मतलब अनिवार्य न्यूनतम हाजिरी। कोरम बनाया क्यों जाता है, पहले तो कोरम इसलिए बनाया जाता है कि यार कम से कम 50 मेंबर तो होने चाहिए, 50% मेंबर, तब तो मीटिंग होगी, नहीं तो निर्मला सीतारमण मैम अपने कमरे में बैठ के खुद ही मीटिंग कर लेगी, तो फिर मतलब क्या रहा। तो इसलिए कोरम हमेशा बनाया जाता है, जैसे ग्राम सभा की मीटिंग में भी कोरम होता है। ठीक है, कितना होता है ये गूगल, ये आप कमेंट करके बताओगे ग्राम सभा की मीटिंग में कोरम कितना होता है। ठीक है, मस्ट है ये कमेंट कर, यार आप एक तो कमेंट नहीं करते, मुझे समझ में आता, आप कैसा भी कमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, गंदा अच्छा, लेकिन कमेंट कर दो, क्योंकि उससे एक थोड़ा एंथो आता है। ह्यूमन रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट इमोशंस ना, हमारे माइंड में एक सिग्नल जाता है जब भी कोई हमारे बारे में पॉजिटिव कमेंट करता है, फिर इवन आप कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं हिंदी की और ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, हिंदी बोलने वगैरह की, हिंदी यहाँ पे कोरम में मैं पहले नहीं लिखता, लेकिन आपने हिंदी के लिए कमेंट किया तो मैं अनिवार्य न्यूनतम हाजिरी लिखवाने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से आप कमेंट वगैरह कर दिया करो। किसी ने कल एक कमेंट किया कि नियोन के यहाँ पे कचरे वाली गाड़ी आती है, ठीक है यार, कमेंट तो किया कम से कम, मैं युगांडा में नहीं रहता ना, तो यहाँ पे वो क्या नाम है, वही वाली गाड़ी आती है, स्वच्छ भारत वाली, तो कुछ भी कमेंट करना, ठीक है आप, लेकिन ये कमेंट तो जरूर करना कि ग्राम सभा में कोरम कितना होता है। चलो आगे चलते हैं। और किसी भी डिसीजन को पास करने के लिए कितना % वोटिंग चाहिए होती है, 75%। मतलब देखो इसके बाद तो सिर्फ 33% ही है, तो ये अकेला तो सेंटर नहीं कर सकता, अकेले स्टेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास भी 66% ही है। ऐसा नहीं कि स्टेट ने मिलकर सेंटर को ही वो कर दिया। तो इस तरीके से रखा गया है कि दोनों की मिली भगत जरूरी है, दोनों का सामंजस्य जरूरी है। और इसीलिए जीएसटी काउंसिल को वन ऑफ द कंपोनेंट या वी कैन से वन ऑफ द टूल बोलते हैं, किसका, फिस्कल फेडरलिज्म का।
ये इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, लेकिन मैं मेंस तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो फिजिकल फेडरलिज्म का वन ऑफ द टूल, जैसे नीति आयोग है वो भी फिजिकल वो फेडरलिज्म का एक टूल है। नीति आयोग का कौन होता है चेयरमैन? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कंपेयर करके पढ़ेंगे पर, लेकिन अभी टाइम नहीं है। चलो ये हो गया। जीएसटी काउंसिल के डिसीजंस बाइंडिंग नहीं होते स्टेट पे, ध्यान रखना, ये सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में एक वो आया था, डिसीजन आया था, बस ये रट लेना आप। टैक्स, अब कौन कौन से टैक्स तो भाई साहब जीएसटी में वो कर दिए गए, मिला दिए गए, और कौन कौन से अभी तक जीएसटी में नहीं है। पहले क्या करता, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में हम कोई सामान भेजते थे तो उस पर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाता था, बेचने पे, केंद्रीय बिक्री कर, ठीक है। वो हटा के अब आईजीएसटी लगाने लग गए, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी लगती थी, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होती थी तो उस पर क्या लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो वो हटा के अब सीजीएसटी लगा दी गई, एक्सेप्ट 5 हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स एंड एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो मैंने ऊपर बता दिया आर्टिकल 366 में कि वो तो हमारे बस की बात है ही नहीं जीएसटी में लगाने की, वो तो स्टेट ही लगाते हैं एक्साइज और वेट उस पर। तो एक्साइज और वेट मैंने कल बता दिया था आपको, वैल्यू एडेड टैक्स अच्छे से समझाया था, मैंने बताया था ना, पेट्रोल पे हरियाणा बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, इसीलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। और कौन से 5 हाइड्रोकार्बन ऐसे फ्यूल्स है जिन पे जीएसटी नहीं लगता, वो अपन आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। सर्विस टैक्स, कोई भी सर्विस है, कोई भी जैसे आईटी कंपनी है, कोई भी एजुकेशन कंपनी है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसमें सर्विस टैक्स लगता था सेंटर के द्वारा, अब जैसे एजुकेशन बिजनेस पे, अब वो हटा के जीएसटी में रिप्लेस कर दिया गया। एंट्री, अब ये तो थे सेंटर के टैक्स, पहले सेंटर लगाता था इन पे, तो ये रिप्लेस कर दिया गया। ये स्टेट के टैक्स पहले, तो एंट्री टैक्स या ऑक्ट्रोई, चुंगी बोलते हैं इसे, ठीक है, या आप अपने नोट्स में लिख लेना। चुंगी नाका पे जो टैक्स लगता था वो भी जीएसटी में सब्सूम कर दिया गया। लॉटरी और गैम्बलिंग पे जो टैक्स लगता था वो भी अभी इस पे अभी 28% लगता है, ठीक है। स्टेट वेट, वैल्यू एडेड टैक्स है, मोस्टली जो सर्विस जो वो थे प्रोडक्ट थे उन पे जो है वो जीएसटी से रिप्लेस कर दिया है, कुछ को हटा गया, कुछ को अपन जिन पे हटाया वो अपन आगे पढ़ लेंगे। लग्जरी टैक्स, विलासिता कर, जैसे होटल स्पा वगैरह पे आप मसाज ले रहे हो बढ़िया 5,000 की, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो भी जीएसटी में सब्सूम कर लिया गया है। अब ये याद रहे नहीं रहे, आपको क्या याद रखना है, जो टैक्स अभी तक जीएसटी में नहीं है, क्योंकि पूछता हुआ ऐसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नोट अंडर जीएसटी, नोट सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। अब देखो भाई, एक तो कस्टम ड्यूटी है ना, वो सीमा शुल्क है ना, वो नहीं जीएसटी के अंदर सब्स्यूम किया गया है। कस्टम ड्यूटी मतलब वही है, जैसे पोर्ट पे जहाज खड़ा ही है, ये मैं चित्र इसलिए लगाता हूँ, ठीक है, जहाज खड़ा है, ये विमान है, कार्गो है, तो ये डिब्बे हैं, मतलब सामान आ जा रहा है, तो जो सीमा शुल्क लगता है, आयात निर्यात पे जो शुल्क लगता है वो अभी तक जीएसटी में नहीं आता, वो अलग से ही लगता है, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह जीएसटी में इंक्लूड कर दिए गए। क्या बताओ मारे लपड़ बुद्धि खोल दे तुम्हारी, क्यों भाई, ये तो इनकम टैक्स है यार, ये इनका तुम लेना देना ही नहीं है, तो हो ही नहीं सकते। तो एग्जाम में मान लो आप सोच रही मत बैठ जाने कि यार इनकम टैक्स जीएसटी के अंदर है या नहीं है, कॉर्पोरेशन टैक्स है या नहीं है, ये इनका तो, ये तो जीएसटी तो क्या इनडायरेक्ट टैक्स है, ये तो डायरेक्ट टैक्स है, कल पढ़े थे अपन ने, तो इनके बारे में तो सोचना ही नहीं है, तो ऑफकोर्स नहीं आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बाई स्टेट, ये याद कर लेना भाई, स्टेट का ये वाला टैक्स और एक कार टैक्स होता है, रोड टैक्स, सॉरी, ये 2 टैक्स है ना स्टेट के, ये अभी तक जीएसटी में नहीं है। मतलब लिकर का तो हटा ही दो, वो तो स्पेशल केस है 366, वो तो है ही नहीं। लेकिन उसके अलावा जैसे लिकर नहीं है मान लिया, उसके अलावा स्टेट के 2 टैक्स है जो अभी तक जीएसटी में नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और रोड टैक्स, ठीक है। रोड टैक्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, कोई बात नहीं। 5 हाइड्रोकार्बन मैंने ऊपर बताया था, 5 ऐसे फ्यूल है, ऐसे ईंधन है जो कि जीएसटी के अंदर नहीं है। अब मैंने चित्र अच्छे से लगा दिए, ये रट लेना भाई आप। 5 कौन से ऐसे ईंधन है, एक तो क्रूड ऑयल जो होता है, ठीक है, जिससे फिर पेट्रोल डीजल और जितनी भी चीज़ें होती है प्लास्टिक वगैरह सारी बनती है, क्रूड ऑयल होता है जो सीधा जमीन से निकाला जाता है, इस पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। दूसरा पेट्रोल, तीसरा डीजल, ठीक है। देखो एक ही टाइप के, आप तो जैसे ही कोई सा भी हाइड्रोकार्बन वाला क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में पेट्रोल पंप छप जाना चाहिए। पेट्रोल पंप पे आप खड़े हो, अब पेट्रोल कहाँ से आया होगा, क्रूड ऑयल से बन के आया होगा, वहाँ पे कौन कौन से पेट्रोल डीजल है, ठीक है। और एक सीएनजी भी होती है बहुत सारी पेट्रोल पंप पे, तो वो भी जीएसटी के अंदर नहीं है, नेचुरल गैस है ना। और एक एविएशन फ्यूल आता है अलग से, हाई ग्रेड का आता है, जो विमानों में भरते हैं, है ना, वो जो अपन गाड़ियों में भरते हैं वो फ्यूल नहीं भर सकते वहाँ पे, तो एविएशन फ्यूल अलग से आता है। जैसे देखो इंडियन ऑयल के टैंकर खड़े हैं किसी एयरपोर्ट पे, ये विमान भी खड़ा हुआ है, ये तो रक्षा मंत्रालय का लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इनमें जो फ्यूल भरा जाता है वो भी जीएसटी के अंदर नहीं है। तो ये 5 जो फ्यूल है, 5 ईंधन है, वो जीएसटी के अंदर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और रोड टैक्स जो स्टेट का है वो जीएसटी के अंदर नहीं है। लिखकर तो हमारी बस की बात ही नहीं है बेवड़ों को टैक्स लगाने की। और मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बता देता हूँ, किसी की हार्दिक इच्छा होगी देखने की, तो ये ब्लैक लेबल है, और तो ये मुझे तो पता भी नहीं है, बकार्डी आता है कुछ, है ना। और एक कुछ टीचर्स नाम से भी आता है, तो टीचर्स छोड़ो, अभी इस टीचर पे फोकस कर लेते हैं अपन, आगे चलते हैं भाई। अब एक क्वेश्चन वैसा भी आ जाता है कि यार विच ऑफ द फॉलोइंग इज
एग्जम्प्टेड अंडर जीएसटी या फिर 0% जीएसटी है इन पे, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो अब बहुत बड़ी लिस्ट है, देखो 50 60 100 आइटम होते हैं, वो सब रटने की जरूरत है नहीं। मैं एक बेसिक सी ट्रिक बताता हूँ। कुछ भी आपको ऐसा लगे ना कि देसी चीज़ है, जो कि गरीबों के लिए है ना, जो कि एसेंशियल है, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, ऐसी जो चीज़ें हैं ना, उनको आप 0% जीएसटी में टिक करके आ जाना बिना देखे, ठीक है। जैसे अंडा है, अब सीधा लिखा हुआ है एग। अब यार गरीब लोग प्रोटीन के लिए अंडा खाते हैं, लेकिन अब उसमें लिखा हुआ है कि अंडा से आमलेट बना दिया और 5 स्टार होटल में सर्व कर रहा है, तो वो फिर उस पर तो जीएसटी लगेगा। लेकिन सीधा सीधा ठेले पर अंडा है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे गाय भैंस बेच रहे हैं अपन, ये भी तो गुड्स है, ठीक है। तो गाय भैंस बेच रहे हैं, इन पर जीएसटी नहीं लगेगा यार। किसानों के लिए क्या ही जीएसटी लगाएंगे। जैसे ट्राईसाइकिल है डिसेबल के लिए, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे सैनिटरी पैड है, तो ये सब ऑप्शन देखो, आपको घबराना नहीं है पहले तो एग्जाम में कि ये तो मैंने पढ़ाई नहीं की, सैनिटरी पैड पे होता ही नहीं होता। आप बेफिक्र हो कि 0% जीएसटी लगा के आओ, क्योंकि गवर्नमेंट भी सोचती है यार, पहले जीएसटी लगा दिया था इस पे सैनिटरी पैड पे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को करना है। मिसलेनियस थोड़ा सा टॉपिक, दो चीज़ें, जीएसटी कंपनसेशन सेस और ई वे बिल। देखो हुआ क्या कि जीएसटी आया 1 अप्रैल 2017 से, ठीक है। इससे पहले स्टेट को कौन कौन से टैक्स मिलते थे? वैल्यू एडेड टैक्स मिलता था, ठीक है। और दारू वाला तो चलो अभी भी है, उसके अलावा मेनली वैल्यू एडेड टैक्स ही था स्टेट का, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो स्टेट्स थे, कुछ एक्साइज टैक्स मिलता था कुछ जगह, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग जो स्टेट्स है उनको टैक्स मिलता था, बढ़िया। अब जीएसटी आ गया। अब जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था कि महाराष्ट्र में कार बन रही है, राजस्थान में बिक रही है, जो टैक्स मिलेगा आईजीएसटी का, वो 50% राजस्थान को मिलेगा। तो महाराष्ट्र तो नाराज हो गया ना। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले जो स्टेट्स थे खुद, उनको नुकसान हो गया। उनको कंपनसेट करने के लिए, देखो कंपनसेशन लिखा हुआ है, पूर्ति करना है उनको कंपनसेशन करने के लिए बोला गया कि यार आपका जो वेट था पहले का, उसका अगले 5 साल तक उतना हम आपकी भरपाई करते रहेंगे, ताकि फिर आप जीएसटी में जैसे ही स्टेबल हो जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीके से उनको यार ये किया जाता है जब भी कोई नई चीज़ लाते हैं ना, तो परिवर्तन में देखो, परिवर्तन का हमेशा विरोध होता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ लॉलीपॉप या फिर इंसेंटिव देना पड़ता है। आपने हिस्ट्री आजकल पढ़ रहे होंगे, तो उसमें प्रीवी परसेज अपने को दिए गए थे अपने राजाओं को, जब भी उनको रियासतों का मिलाया गया, एकीकरण किया गया। तो जैसे जयपुर के राजा को 20 लाख रुपए पेंशन में दिए गए थे प्रीव्यू पर्स में, ठीक है। तो अब जयपुर का राजा, पहले 10 लाख तक लिमिट थी, फिर राजा बोला नहीं मुझे तो 20 चाहिए, तो फिर जुगाड़ निकाल के पटेल जी ने कहा कि दो रे यार इनको, ठीक है, कैसे भी करके इनको अभी तो क्या करें हम, विलय तो कर लें। और फिर धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने आके तो प्रीव्यू पर्स खत्म ही कर दिया। तो इस तरीके से शुरू में इंसेंटिव दिए जाते हैं कोई भी बड़ा चेंज लाने के लिए। तो आप भी जीवन में ध्यान रखना, चेंजेस कभी भी लाए तो छोटे छोटे ऐसे लॉलीपॉप देके, इंसेंटिव देके चेंजेस लाए जा सकते हैं। कल को आप एसडीएम बनोगे तो सीधा बड़ी चीज़ें करने के पीछे मत भागना, छोटे छोटे चेंजेस ही करने हैं यार। ये सब चीज़ें मैं मेंस में बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगा, लेकिन वही वाली बात है, अभी टाइम ही नहीं है अपने पास। जीएसटी कंपनसेशन से अब ये पैसा आएगा कहाँ से भाई? कंपनसेट तो हम कर देंगे, जैसे पंजाब को चाहिए पैसा कंपनसेशन का, आएगा कहाँ से? तो फिर सेंटर ने जब भी एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है, सेंटर किसको पकड़ती है? जो ये पान मसाला खाते हैं, जो ये एरेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं इनको, कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, और कोई याच वगैरह में घूम रहा है, तो ये लग्जरी वाली चीज़ है यार। तो इन पे सेस लगा देते हैं जीएसटी कंपनसेशन, जिनसे जो पैसा आता है वो स्टेट को दे देते हैं, खत्म बात। एग्जाम में सवाल क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा कि पान मसाला पे 60% तक लगता है। 60% भी नहीं आएगा, वो तो पूछेगा पान मसाला पे लगता है, हाँ एरेटेड ड्रिंक्स पे लगता है, याच पे लगता है, ठीक है। ई वे बिल क्या होता है? एक से दूसरी जगह सामान जा रहा है, तो एक जीएसटी जो सॉफ्टवेयर है वहाँ से ई वे बिल निकाला जाता है, यदि सामान 50,000 से ज़्यादा का है। ये क्यों करवा रहे हैं? बस अपने को एग्जाम में याद रखना है 50,000 है, यहाँ पे 1 लाख 2 लाख आए तो गलत कर देना। और ये क्यों करवा रहे हैं? ताकि अच्छे से मॉनिटरिंग हो सके जीएसटी की, कि कहीं कर चोरी तो नहीं हो रही ना, इसलिए करवाते हैं। आगे चलते हैं। जीएसटी नंबर होता है हर कंपनी का, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड, उसको एक जीएसटी नंबर दिया जाता है। ये कितने कैरेक्टर का होता है? 15 कैरेक्टर का होता है। अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब इसमें नंबर भी होते हैं और अल्फाबेट भी होते हैं, अल्फा प्लस न्यूमेरिक, ठीक है। तो ये क्या याद रखना है एग्जाम के लिए? 15 कैरेक्टर का होता है टोटल मिला के। इसमें ये जो बीच के 10 नंबर है ना, ये पैन कार्ड के नंबर होते हैं। मतलब अब पैन कार्ड के नंबर होते हैं, तो जीएसटी नंबर कब मिलेगा? जब आपके पास पैन कार्ड है। मतलब किसी को जीएसटी नंबर चाहिए तो उसका पैन कार्ड होना जरूरी है, ठीक है, तभी तो पैन कार्ड डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो शुरू के 2 डिजिट है वो स्टेट कोड होते हैं, जैसे राजस्थान का हो गया, महाराष्ट्र का अलग हो गया, इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या काम के नहीं है अपने को, बस लास्ट के 3 डिजिट होते हैं।
कोई भी फर्म है, वो मान लो रिलायंस है, रिलायंस के अलग अलग मान लो महाराष्ट्र में एक प्लांट है, यूपी में एक प्लांट है, तो सब जगह के लिए अलग अलग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, उनके लिए सेपरेट जीएसटी लेना पड़ेगा, अलग अलग स्टेट के लिए सेपरेट जीएसटी लेना पड़ेगा। रिलायंस के अंदर मान लो 5-7 कंपनी है, रिलायंस के अंदर मान लो जियो है और भी कोई और 5-6 कंपनी है, सबके लिए अलग अलग जीएसटी लेना पड़ेगा, एक जीएसटी से काम नहीं चलेगा। और जीएसटी नंबर कौन देता है? सीबीआईसी। कल अपन ने पढ़ा था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर 2-3 चीजें पढ़ी थी अपने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम सीबीआईसी, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज और ईडी, ये सब पढ़ा था ना अपन ने। तो वन ऑफ द जो सीबीआईसी है वही जीएसटी नंबर देती है। फाइनेंशियल मार्केट, चलो जीएसटी अपना खत्म हो गया, इतना ही था जीएसटी, इतना ही आएगा। फाइनेंस मार्केट क्या होता है यार? वित्त बाजार है। अब वित्त में तो कुछ भी हो सकता है, जो पैसों का लेन देन जिस बाजार में होता है वही फाइनेंशियल मार्केट है। पैसों का लेन देन बहुत तरीके से होता है, एक मनी मार्केट होता है, एक कैपिटल मार्केट होता है। फाइनेंस मार्केट के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। यदि हम टाइम के हिसाब से बात करें, यदि किसी जो आपके पास कागज है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी टूल है, उसकी मेच्योरिटी 1 साल से कम की है तो फाइनेंशियल मार्केट का मनी मार्केट का पार्ट है, और 1 साल से ज़्यादा की तो कैपिटल या पूंजी मार्केट का पार्ट है। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। अब फटाफट से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे इनको नियर मनी भी बोलते हैं, मनी मार्केट को। नियर मतलब अरे आसानी से वो कन्वर्ट हो जाती है, 1 साल से कम की मेच्योरिटी है तो। गवर्नमेंट कैश मैनेजमेंट बिल पढ़ा था अपन ने, ट्रेजरी बिल पढ़ा था। कैश मैनेजमेंट बिल 90 दिन तक के लिए, ट्रेजरी बिल 91 दिन के लिए, 184 दिन के लिए, 364 दिन के लिए पढ़ा था अपन ने। नहीं पढ़ा था आप फटाफट से जाके रिवाइज कर लो उसको। वेज एंड मीन्स एडवांस, ये नहीं पढ़ा था, अरे ये कुछ नहीं है। वेज एंड मीन्स एडवांस, जैसे बैंक क्या करते हैं, आरबीआई से रेपो रेट पे पैसा उठाते हैं ना, वैसे ही कभी कभी गवर्नमेंट को भी उठाने की जरूरत पड़ जाती है आरबीआई से, है ना। तो मान लो 90 दिन तक के लिए पैसा गड़बड़ा रहा है, मान लो कोविड आ गया, कोविड आते गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो कहाँ से लेगी? तो वो आरबीआई को बोलती है यार 90 दिन के लिए थोड़ा बहुत दे दे, पैसा दे दे। तो वो जो पैसे को मैनेज करते हैं 90 दिन के लिए, उसको वेज एंड मीन्स एडवांस बोलते हैं। अरे कुछ नहीं है, मतलब वही है, जैसे बैंक पैसा उठाते हैं आरबीआई से, वैसे ही गवर्नमेंट भी पैसा उठाती है आरबीआई से, वेज एंड मीन्स एडवांस। कॉर्पोरेट्स क्या क्या? प्रोमिसरी नोट, वचन पत्र जिसे बोलते हैं, कमर्शियल पेपर्स, वाणिज्यिक पत्र, हुंडी, ये सब। तो आप एग्जाम में क्या आएगा कि ये मनी मार्केट की टाइप है या नहीं है, ये सब मनी मार्केट की टाइप है, आप याद कर लेना। कमर्शियल पेपर और प्रोमिसरी नोट्स में क्या डिफरेंस है, एग्जाम के लिए बिल्कुल काम का नहीं है, बस थोड़ा सा बता देता हूँ। जब कोई भी कंपनियां एक दूसरे से लोन लेती है ना 1 साल से कम के अंदर, तो कमर्शियल पेपर से एक दूसरे को जारी करती है। लेकिन जब कंपनियां लोगों से उठाती है, जैसे मेरे से आके कोई कंपनी बोले कि यार ये प्रोमिसरी नोट है, मुझे पैसा दे दे, तो वो आदमियों से जब उठाती है, जनता से जब उठाती है, उसे प्रोमिसरी नोट बोलते हैं, कोई काम का नहीं है। हुंडी भी एक प्रोमिसरी नोट का ही टाइप है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे गवर्नमेंट कौन कौन से उठाती है मनी मार्केट में अपन ने पढ़ लिया। कॉर्पोरेट्स मतलब जो कंपनियां कैसे कैसे पैसा उठाती है वो पढ़ लिया। वैसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंकों को भी तो पैसा चाहिए होगा। अब जैसे बैंक है, एसबीआई बैंक है, इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? एक तो अपन ने डिपॉजिट करवा दिया, वो पैसा है, ठीक है, और आरबीआई से लोन ले लिया रेपो रेट में, वो पैसा है। लेकिन फिर भी पैसा कम पड़ गया तो मार्केट से भी उठा सकता है, क्यों नहीं उठा सकता? ये भी तो कंपनी है। तो मार्केट से जो पैसा उठाता है, जैसे कॉल मनी, ये क्या करते हैं, कॉल करते हैं कि 1 दिन के लिए पैसा चाहिए भाई, तो वो कॉल मनी हो गया। नोटिस मनी कि यार 2 से लेकर 14 दिन तक जब पैसा चाहिए होता है वो नोटिस मनी होता है। रेपो रेट अपन ने पढ़ी ली थी, लगभग रेपो रेट भी 2 से 14 दिन तक का ही होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, जब बैंक मार्केट से पैसा उठाते हैं, तो जैसे किसी कंपनी को पैसा उठाना होगा तो वो कमर्शियल पेपर जारी कर देगी या प्रोमिसरी नोट जारी कर लेगी। वैसे ही किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक को ऐसी पैसा उठाना है मार्केट से, हमारे जैसे लोगों से, तो या तो हम डिपॉजिट करवा दें, और डिपॉजिट नहीं करवाए तो फिर वो क्या जारी करेगी? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी, कि यार डिपॉजिट कर दो, आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इस तरीके से, मतलब एक तरीके से बैंक खुद से आके बोल रहा है कि हमारे डिपॉजिट कर दो, इसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। समझ में आ गया मनी मार्केट के टाइप, रट लो। कैपिटल मार्केट के टाइप कौन कौन से होते हैं? शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, डिबेंचर हो गया। गवर्नमेंट के अपन ने पढ़ा था ये गोल्ड बॉन्ड हो गया। बॉन्ड कहीं भी लग जाए ना, वो कैपिटल मार्केट का पार्ट होता है। और डेटेड सिक्योरिटी अपन ने पढ़ी थी। डेटेड सिक्योरिटी को गिल्ट एज सिक्योरिटी बोलते हैं। गिल्ट एज मतलब बहुत अच्छी वाली, मतलब उनके डूबने का खतरा नहीं है। अब यार बैंक की सिक्योरिटी तो डूबेगी थोड़ी ना, बैंक की क्या, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी तो, क्योंकि गवर्नमेंट तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होता है ना, ऐसे थोड़ा ना डूबने देगी, तो इसे गिल्ट एज सिक्योरिटी बोलते हैं। और ऐसे मान लो कोई लल्लू कंपनी की यदि आपने बॉन्ड खरीद लिए तो वो तो कभी भी डूब सकते हैं, ठीक है। तो अब गोल्ड बॉन्ड और इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड अभी थोड़ा सा पढ़ लेंगे अपन आगे। ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि 2018 के आरएस में इसमें पूछ लिया था नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होती है। देखो ऐसे कंसेप्ट काम आ जाते हैं। अब ये जिसको पता था वो तो करके आ गया था। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं होती यार। देखो आपने मान लो बैंक में पैसा जमा करवा दिया, आपके पास 1000 रुपये थे, ठीक है, आपने एसबीआई में पैसा जमा करा दिया, आपको 4% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है।
ऐसे कैलकुलेशन समझने के लिए 100 रुपये कर देते हैं, ठीक है। 100 रुपये थे, मैथ्स के भी क्लासेज लेने की सोच रहा हूँ मैं, लेकिन यार वही ये टाइम ही नहीं मिलता। 100 रुपये है, 100 रुपये में 4% इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो 1 साल बाद में कितने रुपए हो जाएंगे भाई साहब? 4% इंटरेस्ट रेट सालाना आपको मिल रहा है मान लो, तो अपने पास 104 रुपये हो जाएंगे, ठीक है, 1 साल बाद में। लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो कितना है? 6% है मान लो। जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति, वो 6% है। तो अपने को तो नेगेटिव हो ना, जो चीज़ मुझे 100 रुपये में मिल रही थी वो 106 रुपये में मिल रही है अब 1 साल बाद में। अब मैं उस चीज़ को खरीदने जाऊँगा तो मेरे तो पैसे ही कम पड़ गए ना। आज मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपये मेरे पास है आज, और 100 रुपये में कैलकुलेटर मिल रहा है, ठीक है, कैलकुलेटर मिल रहा है साहब। अब मैंने वो कैलकुलेटर नहीं खरीदा, मैंने कहा बैंक में जमा करा देता हूँ, बढ़िया पैसे मिल जाएंगे ब्याज में। अब मैंने 4% इंटरेस्ट से जमा करवा दिया, 1 साल बाद में 104 रुपये हो गए। लेकिन 1 साल बाद में क्योंकि महंगाई इधर 6% थी, तो कैलकुलेटर जो 100 रुपये का था वो बढ़ के 106 रुपये का हो गया। अब मैं कैलकुलेटर वाले के पास जाके बोला, अरे भाई साहब कहाँ बैठे रह गए, 2 रुपये महंगा है ये तो, मतलब ये तो 104 में नहीं आएगा, अब तो 106 में आएगा। तो मुझे तो और वाला नुकसान हो गया ना, मैं तो नेगेटिव, मुझे इंटरेस्ट रेट 4% थोड़ा ना मिला है, देखा जाए तो 6%, 4% माइनस 6% बराबर -2% इंटरेस्ट रेट मिला है मुझे, तो अल्टीमेटली तो नुकसान ही हुआ, पैसे की वैल्यू डाउन हो गई। इसे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जारी करती है। मतलब उन पे जो परसेंटेज लिखा होगा वो ऐसे लिखा होगा कि CPI + 2%। तो अब मुझे टेंशन ही नहीं है। अब भले ही महंगाई 10% हो जाए तो मुझे 12% ब्याज मिलेगा, महंगाई 2% रहेगी तो मुझे 4%, मतलब महंगाई से हमेशा ऊपर रहेगा मेरा पैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। गोल्ड बॉन्ड अभी आगे पढ़ेंगे। ये हो गया, चलो ये खत्म हो गया। फाइनेंशियल मार्केट, ये तो टाइम के हिसाब से तो 2 में हो गया, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। और ये कहाँ पे हम एक्सचेंज कर रहे हैं, कहाँ पे खड़े होकर हम एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं, उसके हिसाब से होता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जब पहली बार सिक्योरिटी कोई भी लॉन्च होती है तो उसे प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने पहली बार RBI के माध्यम से ऑक्शन कर दिया और हमने डायरेक्ट RBI की वेबसाइट से खरीद लिया, वो हो गया प्राइमरी मार्केट। या फिर किसी कंपनी ने IPO ले आए, कोई कंपनी IPO ले आई, पहली बार शेयर इश्यू कर रही है, तो वो हो गया प्राइमरी मार्केट। शेयर इश्यू मतलब लोगों से पैसा उठा रही है पहली बार, और एक होता है फर्स्ट टाइम और एक होता है फॉलो ऑन, मतलब दूसरी बार लोगों से डायरेक्ट पैसा उठा रही है, तो वो हो गया प्राइमरी मार्केट। अब मेरे पास आ गया गवर्नमेंट का बॉन्ड, ठीक है। अब उस गवर्नमेंट के बॉन्ड को मैं कहीं जाके ट्रेड कर रहा हूँ कि मैं किसी और को बेच के अपने पैसे ले रहा हूँ कहीं, फिर वो आदमी किसी तीसरे आदमी को बेच के पैसे कमा रहा है, और फिर चौथा आदमी, और फिर फाइनली वो 5वां आदमी जाके वापस गवर्नमेंट को देता है। तो जैसे करेंसी नोट होता है ना, वैसे एक हाथ से दूसरे हाथ, ये जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट होता है, ठीक है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, दोनों का हेडक्वार्टर का है मुंबई में। और नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, NCDEX, ठीक है। तो कमोडिटी और डेरिवेटिव मैंने कल पढ़ाया था आपको। कमोडिटी क्या होती है, जैसे ऑयल हो गया, तो ऑयल की प्राइस भी ऊपर नीचे आती है ना, उस पर भी लोग पैसा लगाते हैं। कमोडिटी और भी बहुत सारी होती है, जैसे कमोडिटी क्या होगी, लोग तो मस्टर्ड ऑयल पे भी पैसा लगाते हैं कि सरसों का भाव, या सरसों, या फिर जो अपने सीरियल्स होते हैं, जो अपने कृषि के उत्पाद होते हैं, जैसे वही हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ऊपर नीचे कैसे जा रहा है, इन पे पैसे लगाते हैं। डेरिवेटिव क्या होते हैं, डेरिवेटिव जो किसी और चीज़ से वैल्यू डिराइव करता है। अब आपके काम की नहीं, छोड़ो, अभी फालतू टाइम जाएगा यार। वही है कि कोई भी कागज़ है, उसकी खुद की वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके पीछे कुछ और है। जैसे सेंसेक्स के बेस पे यदि कोई कागज़ का टुकड़ा यदि मुझे मिल रहा है तो वो डेरिवेटिव है, क्योंकि उसके पीछे क्या है, 30 कंपनियां लगी हुई है। अभी आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। हो गया। अब आपके काम की चीज़ें मैंने सारी बता दी, आगे चलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अब अपने सिलेबस में ना बॉन्ड, मतलब ऐसे तो सीधा बॉन्ड नहीं है, शेयर मार्केट ही है, लेकिन क्योंकि बॉन्ड भी उसी का पार्ट होता है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप सिर्फ शेयर ही नहीं एक दूसरे से ट्रेड करते, आप बॉन्ड भी एक दूसरे से ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट का बॉन्ड आपके पास है तो उसे आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके बेच भी सकते हो, ठीक है। अब बॉन्ड के बहुत टाइप होते हैं, जैसे मैंने ऊपर देखा था, कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, बियरर बॉन्ड। अब ये होते क्या है भाई, कुछ नहीं है यार, एक ही बात को 50 तरीके से किया हुआ है इन्होंने। अब इनसे घबराना नहीं है अपने को। देखो भाई, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, उसने बॉन्ड जारी कर दिया, मतलब कागज़ का टुकड़ा जारी कर दिया, 100 रुपये उस पर लिखा हुआ है। अब एक तरीका तो ये होता है कि वो बोले कि 6% इंटरेस्ट रेट देगी गवर्नमेंट, तो ये तो हो गया इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड, ठीक है। दूसरा तरीका हो गया कि ये 100 रुपये इसके पे लिखा हुआ है, भाई साहब आप ऐसा करो 90 रुपये में इसको खरीद लो और जब हम वापस लेंगे तो आपको 100 रुपये दे देंगे। तो इस पर इंटरेस्ट रेट नहीं लिखी हुई, लेकिन मुझे फ़ायदा कितने का हो रहा है, 100 - 90/90 × 100, क्योंकि 90 रुपये मैंने खरीदा था, बेचा मैंने 100 रुपये में। इस पर इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा हुआ, लेकिन डिस्काउंट पे, फेस वैल्यू पे डिस्काउंट। तो एग्जाम में से लिखा होता है
डिस्काउंट एट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब उस पर कितना रुपये लिखा हुआ है, 100 रुपये लिखा हुआ है। डिस्काउंट कितना दिया, 10 रुपये, मतलब 10 रुपये मेरा प्रॉफिट होगा, 90 रुपये मैंने खरीदा था, मतलब इंटू 100, ये हो गया। तो एक तरीका ये होता है। और दूसरा तरीका क्या होता है, जो पुराना तरीका होता था, वो बॉन्ड का जो जो कागज होता था ना, ये देखो जैसे मैंने यूएस वाला डाउनलोड कर लिया है कहीं से, यूएसए का ये बॉन्ड था, उस कागज के टुकड़े पे ये छोटे छोटे कूपन लगा के दे देते थे। तो आप फाड़ो, जैसे 6 महीने हो गए, आप ये दो फाड़ भी दिए मैंने, फाड़ो और गवर्नमेंट को दे दो कि ये लो इंटरेस्ट दे दो। अब जैसे ये कितने का है, $1000 का है, $1000 का, और ये बोल रहा है कि 2.5% इंटरेस्ट रेट मिलेंगे। अब एक बात बताओ भाई, आप 1000 का 2.5% कितना हुआ, 25 रुपये हो गए, $25 हो गए। $25 टोटल कितना मिलेगा एक साल में, मतलब इंटरेस्ट रेट पर एनुअली होती है, एक साल में आपको $25 फ़ायदा मिलेगा। अब इन्होंने क्या किया देखो, हर 6 महीने में $12.5 के कूपन दे दिए। ये कब है, दिसंबर, उसमें ये देखो दिसंबर में और जून में, मतलब साल में 2 बार, 1961 दिसंबर और जून, फिर 1960 दिसंबर और जून। वो जून वाला मैंने फाड़ दिया है, मैंने दे दिया था अमेरिका वालों को, दे दिया था उन्होंने $12.5 मुझे, टेंशन मतलब ऐसे पैसे नहीं छोड़ते हम इंडियंस, ठीक है। तो वही है, अब साल में आप 2 बार उनको कूपन फाड़ के दे दोगे तो आपको $25 मिल गए ना साल के, बस यही तो बात है। तो या तो आप इंटरेस्ट रेट वैसे जाके मांगो, या कूपन फाड़ के दे दो, या फिर आपको डिस्काउंट पे मिल जाए, वही तरीके हैं। तो ये कूपन बॉन्ड है, यहाँ पे कूपन लगे होते हैं और उन कूपन को फाड़ फाड़ के दिए जाओ आपको सालाना, या फिर हो सकता है साल में 4 कूपन फाड़ के देने पड़े, इन्हीं को आप आधा कर दो तो वो वाली चीज़ आप समझ गए। एक होता है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड में वही वाली बात है कि कूपन नहीं होते, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि वही वाली चीज़ है, फेस वैल्यू पे डिस्काउंट पे होता है ये, कि जितनी फेस वैल्यू है उसका कुछ डिस्काउंट पे होता है। अब जैसे मैंने एक डाउनलोड कर लिया है, ये मुझे कहीं से मिल गया था, बॉम्बे प्रोविंस का 1900 कब का, ये 1951 का। अब ये कोई है भाई साहब लक्ष्मण दास किंगर, ये तो ब्रोकर है, ठीक है। ये कौन है, मंगूमल भगवान दास जी हैं, इनको पैसे देने इन लोगों को, ठीक है। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि 86 दिन में कितने रुपए, $2500 आपको वापस देने। अब इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा, कितने रुपए में खरीदा था इन लोगों ने, उससे पता लगेगा। अब ये तो सीक्रेट डील है, ठीक है। आपने एक तरीके से एक कागज दे दिया, आपके $2500 एक तरीके से कर्जा हो गया। अब वो कितने में खरीदा था, हो सकता है $2400 में खरीदा हो इन पार्टीज ने, तो $2400 में खरीदा था, $2500 में बेच देंगे 86 दिन बाद में, तो बस 2500 माइनस 2400 बटा 2400 इंटू 100, इतना % इंटरेस्ट मिल गया। और देखो इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आपको, कितना है लोन, ये 6 आना का लोन है भाई, ये नहीं, ये तो 2500 का लोन है। तो उस टाइम, और ये 6 आना का स्टाम्प लगा हुआ है शायद, हाँ ये, और ये हुंडी है, मैंने बोला था ना ऊपर हुंडी का। और ये 86 डेज, क्योंकि हुंडी शॉर्ट टर्म होती है, 1 साल से नीचे का ही होना चाहिए, लगभग 90 दिन का। तो ये 86 डेज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा। तो इस तरीके से होता है, यहाँ पे लक्ष्मी माता छपी हुई है। तो ये लोग अपने से देखो कितना आगे यार, 1951 में हुंडी में वो कर रहे हैं, आज इनके पोते होते तो पता नहीं क्या कर रहे होंगे यार, लेकिन हम भी करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। 6 आना का स्टाम्प लगा हुआ है इस पर, और $2500 उधार ली। तो 1951 में $2500 बहुत बड़ी बात होती थी यार, बहुत बहुत बड़ी बात होती थी इवन। तो 25 पैसे आपने देखे हैं क्या, चवन्नी जिसे बोलते थे, और ऐसे ही लगा दी मैंने तो मज़े के लिए, 58 चवन्नी, ठीक है। 58 में कचौरी खाई हुई है मैंने, इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन ठीक है उस टाइम चलती थी, मैं क्या करूँ। हाँ, उम्र मेरी 18 साल ही है। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, अब ये 2-3 टाइप के बॉन्ड है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। मसाला बॉन्ड, महाराजा बॉन्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। कुछ नहीं है, बॉन्ड का काम क्या होता है, पैसा उठाना होता है मार्केट से। अब महाराजा बॉन्ड है, मतलब किसी बाहर के आदमी को इंडिया से पैसा उठाना है तो महाराजा बॉन्ड वो इश्यू कर देता है इंडिया, उसमें दोनों जो बॉन्ड है वो रूपी करेंसी में ही होते हैं। अब देखो ऐसे याद कर लो आप, तो महाराजा तो बाहर तो जाएंगे नहीं, महाराजा के पास तो खुद ही आना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, जब महाराणा प्रताप जी को भामाशाह ने पैसे दिए थे तो उनके पास नहीं गए थे, भामाशाह खुद आके उनके चरणों में रख दिया था। ठीक वैसे ही कोई बाहर का आदमी नॉन इंडियंस बोरो करना चाहता है इंडिया से, तो महाराजा बॉन्ड इश्यू करता है, वो यहाँ पे आएगा, इंडिया से पैसा उठाएगा, वो कागज का टुकड़ा देके, तो महाराजा बॉन्ड है। लेकिन जब कोई इंडियन को बाहर से पैसा उठाना है तो मसाला बॉन्ड जारी करेगा, मतलब हम वहाँ जाके बोलेंगे कि हमारे मसाले बहुत फेमस है। जब हम बाहर जाते हैं तो कोई फेमस चीज़ बोलते हैं ना अपनी, महाराजा तो जब इंडिया से पैसा उठाना हो तो नॉन इंडियन आके इन्वेस्ट करते हैं, और जब बाहर से इंडियंस को पैसा उठाना हो तो मसाला बॉन्ड करते हैं। और मसाला बॉन्ड किसकी सहायता से करता है, वर्ल्ड बैंक की एक सिस्टर एजेंसी IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो मसाला बॉन्ड वो करती है। फॉर एग्जाम्पल केरल ने पहला मसाला बॉन्ड जो किया था, मान लो केरल को पैसा चाहिए, केरल स्टेट गवर्नमेंट को, तो बाहर जाके
बोला कि हमारे तो मसाले फेमस हैं, तो मतलब एक तरीके से क्रेडिबिलिटी आती है ना, तो मसाला बॉन्ड जारी कर दिया, बाहर से पैसे उठा लिए। और यदि बाहर वालों को चाहिए तो महाराजा बॉन्ड, दोनों रूपी करेंसी में होते हैं, डॉलर वाल का कोई काम नहीं होता, रूपी करेंसी में होते हैं दोनों, ठीक है। एग्जाम में क्या सवाल आएगा कि डॉलर डिनोमिनेटेड है, नहीं, रूपी करेंसी में जब यहाँ से पैसा उठाना हो तो महाराजा बॉन्ड, जब बाहर से पैसा उठाना हो तो मसाला बॉन्ड। और केरल पहला राज्य है जिसने मसाला बॉन्ड इश्यू किया था। केरल बहुत एडवांस है, हर साल केरल से एक सवाल भी आता है, जैसे देखो 2018 में क्वेश्चन आया था, विच इंडियन, आरएसपी की बात कर रहा हूँ मैं, विच इंडियन स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट डिजिटल स्टेट ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स केरल ही हो गया यार, करना ठीक है, तो ये केरल आगे रहता है। एक था कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम फर्स्ट वन इन इंडिया टू गेट द हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क, इद्दू की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये दोनों आरएसपी लिम्स के क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, अरे यार कुछ नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वैसे मुझे तो बहुत शानदार लगता है। देखो आपके पास पैसे पड़े हुए 40,000 रुपये, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यार इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मैं गोल्ड खरीद लेता हूँ, 1 तोला सोना खरीद लेता हूँ। अब इसमें टेंशन क्या है, एक तो खरीद के रखूंगा कहाँ, अलमारी में रखूंगा, कोई चोरी कर लेगा। दूसरा, मुझे तो इतना पता भी नहीं कि सोना जो प्योर है या नहीं है, ये लफड़ा अलग है। पता लगे कल को बेचने जाऊँ तो वो बोले कि ये तो प्योर ही नहीं है, ये तो कॉपर उठा लाया तू, और मेरे जैसा आदमी तो कॉपर ही उठा लाएगा, ठीक है। तो ये लफड़े हैं। और तीसरा, जब सोना सब लोग खरीदने लगेंगे तो सोने का डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो आयात ज़्यादा होने लगेगा, और जब सोने का आयात होता है तो करेंसी रेट एक्सचेंज गड़बड़ा जाती है, अपना बीओपी क्राइसिस बढ़ जाता है, और डॉलर और रुपये की जो एक्सचेंज रेट है उसमें गड़बड़ जाती है, तो गवर्नमेंट के लिए भी खराब है ये चीज़। इसीलिए तो आपने देखा होगा ना, बहुत बार सोना इलीगली इंपोर्ट किया जाता है, या फिर एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं ना कि सोना पेट में घुसा के ले आए, इधर घुसा के ले आए ऐसे, ठीक है। तो वो इसीलिए गवर्नमेंट का हेडेक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, और सोना खरीदते भी लोग क्यों, क्योंकि स्पेकुलेटिव, आदमी के पास पैसा होता है तो आदमी रुकता नहीं है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो अब गवर्नमेंट ने एक मस्त सा कॉन्सेप्ट लाई, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, कि ऐसा करो ना यार, एक कागज़ लो, उस पर लिख दो कि ये सोने का ही है, कि आपने हमें मान लो 40,000 रुपये दिए, आपको 1 तोला सोना मिल गया। अब असल में आपको सोना नहीं मिला है, ध्यान रखना, बस आपने 1 तोला सोना ले लिया, उस पर लिखा होगा कि 2023 की 10 अगस्त को इन्होंने 1 तोला सोना ले लिया। अब मान लो 5 साल बाद में 10 अगस्त 2028 को मैं वापस उनके पास जाऊं कि ये देखो 1 तोला सोने का कागज़ मेरे पास पड़ा हुआ है, तो आप मुझे पैसे दे दो, तो मुझे उस दिन सोने की कीमत क्या होगी उसके हिसाब से पैसा वापस मिल जाएगा। उस दिन मान लो सोने की कीमत 50,000 है, तो मुझे 50,000 रुपये मिलेंगे, प्लस 2.5% इंटरेस्ट भी देती है सालाना गवर्नमेंट। मतलब 2 फायदे हो रहे हैं, 2 क्या 4-5 फायदे हो रहे हैं। देखो पहला फायदा क्या हो रहा है, एक तो मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, सोना में खरीद के लाता तो उस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, बस मुझे वो सोने की कीमत बढ़ती है उसका पैसा मिलता है। दूसरा, सोने की कीमत बढ़ रही है उसका भी पैसा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तीसरा, मुझे कोई सोना चोरी होने की टेंशन नहीं है, क्योंकि ये कागज भी नहीं होता, एक्चुअली डीमेट अकाउंट होता है। डीमेट मतलब डीमेटरलाइज, मतलब कोई कागज वागज कुछ नहीं, ये एक तरीके से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में आपका लिखा हुआ है उन्होंने कि इसने इतना सोना खरीद लिया है, ठीक है, डीमेट है ये, ठीक है, डीमेट हो गया। चौथा, गवर्नमेंट की हेडेक खत्म सोना की आयात वाली, तो इतने फायदे हो गए। तो अब इसमें अंदर जाने की जरूरत है नहीं, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1 ग्राम का कर सकते हो, किसी भी बैंक से खरीद सकते हो, जैसे मैंने यूको बैंक से उठा लिया, उनकी वेबसाइट पर पढ़ा हुआ था। मैक्सिमम आप 4 किलो खरीद सकते हो, ये आरबीआई ने डिसाइड कर रखा है, 4 किलो से ज़्यादा एक आदमी नहीं खरीद सकता। यदि कोई कंपनी है तो वो 20 किलो तक खरीद सकती है, कोई बैंक वगैरह कंपनी वगैरह है तो, ठीक है। और ये काम की नहीं है, ये डीमेट है, ये ध्यान 2.5% इस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है। रिस्क नहीं है कोई फिजिकल गोल्ड को हैंडल करने की, सही बात है, और डीमेट है ये, और कोलेट्रल के रूप में भी काम में ले सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास सोना पड़ा है तो अपन सोना को गिरवी भी रख सकते हैं ना कहीं पे, वैसे ही इस डीमेट कागज को भी हम गिरवी रख के बैंक से लोन ले सकते हैं। जैसे मुथूट फाइनेंस में सोना नहीं है अपने पास तो ये वाला कागज दे दो, कागज नहीं मतलब ये डीमेट है एक्चुअली में, ठीक है, ये वाला दे दो टोकन, उनको टोकन या कुछ की मिलती होगी, ठीक है। हो गया साहब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी, मसाला हो गया, महाराजा हो गया, सब कुछ हो गया, केरल हो गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड से ठीक वैसे ही इलेक्ट्रल बॉन्ड होते हैं, जब कोई सिटीजन हूँ, मुझे मान लो एनडीए को या फिर कांग्रेस को, जो अब तो इंडिया हो गई, ठीक है, यूपीए अब तो इंडिया होगी ना, तो इंडिया को मुझे मान लो, इंडिया से कन्फ्यूजन होगा, चलो ठीक है, एनडीए मतलब कांग्रेस बीजेपी कर देता हूँ, मतलब मान लो बीजेपी को मैं पार्टी को, वैसे स्पेसिफिकली पार्टी को ही दिया जाता है इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा, तो बीजेपी ठीक रहेगा, ठीक है। तो बीजेपी को मान लो या फिर कांग्रेस को मैंने मान लो पैसा देना है इलेक्ट्रल बॉन्ड में, तो पहले तो क्या होता है, डायरेक्ट पैसे देते तो बाहुबलियों की नज़र में आ जाते थे आप कि बीजेपी को पैसा दे रहे तो कांग्रेस वाले नाराज, कांग्रेस को पैसा है, तो ये एनोनिमस बॉन्ड है, ठीक है, ये बियरर बॉन्ड है, इस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, जिसको मिल, जैसे बियरर बॉन्ड क्या होता है, आपके जेब में पैसा है, अभी नोट पड़ा हुआ है क्या, फटाफट से नोट पड़ा हुआ है तो आप फटाफट से निकाल के देखो, उस पर पॉज करो वीडियो को, उस पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को इतने इतने रुपए
अदा करने का वचन देता हूँ। उस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, धारक लिखा हुआ है, बियरर लिखा हुआ है। मतलब वो नोट किसका, जिसके हाथ में उसी का नोट है भाई साहब। किसी को पड़े हुए मिल गया तो उसी का हो जाए। ठीक वैसे ही ये भी बियरर बॉन्ड होते हैं, इस पर किसी का नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा होता, एनोनिमस होता है, जिसको पड़ा हुआ मिल गया उसी का। ठीक है। बजट 2017 में लाया गया था। अब देखो बजट 2017 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लाई गई थी। इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया गया था, उसके अलावा आउटले आउटकम वाला जो कल पड़ा था वो लाया गया था, उसके अलावा रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया था, जो कि आर एस प्रीलिम्स में पूछा है। उसके अलावा और क्या क्या किए गए थे 2017 में, बताओ फटाफट से बताओ। एक दो चीज़ें और की गई थी ना, वो आप रिवाइज कर लेना। सिर्फ SBI जारी करता है इसको, और जारी करने के 15 दिन तक ही वैलिड रहता है, आपको जमा करवाना ही पड़ेगा। इसका डिनोमिनेशन क्या होता है, 1,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक आप जमा करवा सकते हो किसी भी पार्टी के अकाउंट में इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू। होता क्या है, जैसे SBI में मेरा खाता खुला हुआ है, अब मैं SBI वालों को बोलूँगा कि मेरे खाते से 1,000 रुपये काट के मुझे एक इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दो और ये इस वाली BJP या कांग्रेस में जमा करवा दो, बस ये काम होता है। अब कौन सी पार्टीज को दे सकते हैं, सिर्फ उन्हीं पार्टी को दे सकते हैं जो कि पहले तो RP एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए वो, और दूसरी उन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन में कम से कम 1% तो वोट सिक्योर किए ही किए हूँ। तो ध्यान रखना एग्जाम में बस ये 2% कर देगा, 5% कर देगा, तो 1% से ज़्यादा वोट है और RP एक्ट के अंदर होनी चाहिए। 1,000 से लेकर 1 करोड़ तक दे सकते हैं। सिर्फ इंडियन सिटीजन हो या फिर कोई कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वही कर सकती है। ऐसा नहीं कि बाहर की कोई सेल कंपनी है या फिर फॉरेन कंपनी है वो कर सकती है, नहीं कर सकती। ठीक है। बियरर बॉन्ड इंटरेस्ट फ्री है, ऐसा नहीं कि आपको 15 दिन आप अपने पास रखे हो तो इंटरेस्ट देगा बैंक, नहीं देगा। ठीक है। और ये डीमेट नहीं होता, जैसे गोल्ड बॉन्ड तो क्या होता है, डीमेट था, वो तो सॉफ्टवेयर में था, यहाँ पे तो आपको कागज का टुकड़ा मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसको संभाल के रखना पड़ता है। हो गया साहब, हो गया। डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स, अलग अलग, क्योंकि शेयर मार्केट अपने सिलेबस में तो अलग अलग शेयर, यार कुछ नहीं, एक तो ऑर्डिनरी शेयर होता है, मतलब कंपनी ने IPO जारी किया, या तो मैं सीधा कंपनी से खरीद लूँ या फिर किसी दूसरे आदमी से मैं शेयर खरीद लूँ। ऑर्डिनरी शेयर है, वोटिंग पावर होती है मेरी। ठीक है। और लिक्विडेशन जब कंपनी का होता है, मान लो कंपनी डूब गई तो लिक्विडेट होती है, उसके एसेट्स को बेचा जाता है, जो भी जितना भी पैसा निकलता है। तो लिक्विडेशन में लास्ट क्लेम होता है शेयर होल्डर्स का, सबसे आखिरी में पैसा बचेगा तो मिलेगा, क्योंकि आप तो मालिक हो साहब। वो तो आपको बोल देंगे अरे साहब आप तो मालिक हो, आपको तो लास्ट में देंगे। यदि आपने बॉन्ड से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, बॉन्ड तो कर्जा है, कंपनी ने मान लो पैसा, कंपनी में मैंने कल बताया था पैसा उठाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बॉन्ड इशू करके, शेयर इशू करके। बॉन्ड में वो बोल रहा है कि हमें 1,000 रुपये दे दो, 2% इंटरेस्ट रेट दे देंगे, तो बॉन्ड में तो आप कर्जदार हो उसके कंपनी के, तो बॉन्ड में आपको सबसे पहले पैसा मिलेगा लिक्विडेशन में। लेकिन शेयर में तो आप मालिक हो तो भाई साहब आपको लास्ट में पैसा मिलेगा। प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, ये थोड़े अलग शेयर के टाइप होते हैं, अलग से होते हैं, बस इसको लिक्विडेशन के टाइम इनसे पहले पैसा मिल जाता है। क्लेम बिफोर ऑर्डिनरी, और ये 2 टाइप के होते हैं, वोटिंग पावर और नॉन वोटिंग पावर, ज़्यादा काम की नहीं है। स्वीट इक्विटी क्या होती है, यार कुछ नहीं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनको जो कंपनी शेयर इशू करती है ना, वो थोड़े डिस्काउंट में कर देती है। मान लो किसी बाहर के आदमी को 12 रुपये में शेयर मिल रहा है, तो कंपनी के एम्प्लॉय को 10 रुपये में मिल जाता है। ठीक है, ताकि वो लॉयल बने रहे और उनको थोड़ा उनके परिश्रम का वो थोड़ा वो कर दिया, तो स्वीट इक्विटी है, ध्यान रखना बस। ठीक है, एग्जाम में कम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कंपनी के कर्मचारी को तनख्वाह के अलावा शेयर भी देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई नई कंपनी है और कोई बहुत तगड़ा एम्प्लॉय है, उसकी तनख्वाह है 5 लाख रुपए बाहर। अब कंपनी बोलेगी, स्टार्टअप बोलेगा कि यार 5 लाख तो नहीं दे सकते, ऐसा कर दे तुझे मैं 2 लाख रुपए शेयर दे दूंगा, बाकी मैं तुझे 20% शेयर दे सकता हूँ। तो ये ESOP हो गया। या फिर बड़ी कंपनियां भी करती है कि तनख्वाह के साथ साथ कुछ 0.00001% शेयर दे देती है। जैसे बड़ी कंपनी मान लो रिलायंस है, तो उसका तो 0.01% शेयर तो बहुत बड़ी बात होगी, 0.001 शेयर भी। ठीक है, तो फ्री देते हैं। इसमें क्या होता है, डिस्काउंट पे देते हैं, आपको खरीदना पड़ेगा एम्प्लॉइज को, यहाँ पे फ्री में देती हैं। पेनी स्टॉक और ब्लू चिप स्टॉक, ये दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अरे पेनी स्टॉक वो होते हैं जो बहुत खराब कंपनी होती है, जिसका लाभांश ही नहीं मिलता, डिविडेंड ही नहीं मिलता। एक होता है शेयर में इन्वेस्ट किया तो कंपनी जो प्रॉफिट मिल रही है उसका कुछ हिस्सा मुझे दे देगी, डिविडेंड, लाभांश, लाभ का अंश, संधि विच्छेद कर दो, लाभ प्लस अंश। तो कंपनी ने जो लाभ कमाया उसका अंश मुझे दे देगी। मान लो 100% में से मेरे पास किसी कंपनी के 10% शेयर है, कंपनी ने 100 रुपये मुनाफा कमाया तो उसका 10% मतलब 10 रुपये मुझे लाभांश मिल जाएगा। तो ऐसी कंपनियां जिसके पेनी स्टॉक होते हैं वो कोई काम की नहीं होती, लाभांश मिलता ही नहीं है, 0 प्रॉफिट होता है, नुकसान में चल रही है वो, तो वो पेनी स्टॉक हो गया। ब्लू चिप स्टॉक, वो भाई खतरनाक वाली, जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, मतलब मान लो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, उसको ब्लू चिप स्टॉक बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स फटाफट से पढ़ लेते हैं। मंदड़िया, तेजड़िया, आपने यदि आप जब भी प्री से फ्री हो जाओ प्लीज़ स्केम 1992 जरूर देख लेना। ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको। लाला रिस्क है तो इसके, बहुत अच्छी एक्टिंग की इन्होंने।
तो मंदड़िया क्या होते हैं, देखो शेयर मार्केट में 2-3 टाइप के लोग होते हैं, वहाँ पे बैठ के कुछ लोग कमाते हैं कि शेयर की वैल्यू गिर जाए उससे कमा लेते हैं, है ना, वो क्या करते हैं शेयर को, और एक होते हैं एक होते हैं बुल होते हैं कि शेयर को कम पैसे में खरीदेंगे और हाई पे बेच देंगे, तो वो चाहते हैं कि हाई हाई होता जाए, और मंदड़िया चाहते हैं कि लो लो होता जाए, क्योंकि वो लो पे खरीद के ये मंदड़िया कैसे कमाते हैं, 1 मिनट, मान लो 10 रुपये का शेयर है, ठीक है, मंदड़िया क्या चाहते हैं कि 8 रुपये का हो जाए, और तेजड़िया क्या चाहते हैं कि 12 रुपये का हो जाए, तो ये 2 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा कौन, तेजड़िया का, जब 12 रुपये का हो जाएगा तो 2 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा, और मंदड़िया 2 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा जब वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। ये इन्होंने मनु, क्या नाम था इनका यार, एक इन्होंने स्कैम 92 में क्या किया था, इन्होंने भूमिका निभाई थी मंदड़िया की, ये तो सतीश कौशिक सर है, किसकी निभाई थी वो मैं भूल गया हूँ, और इन्होंने तो अर्शद मेहता की निभाई थी। और एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, अच्छा ये इनको मंदड़िया होते हैं, ये बियर और बुल क्यों बोलते हैं यार, बुल क्या करता है कि नीचे से उठा के ऊपर फेंकता है, तो ये हमेशा चाहते हैं कि शेयर मार्केट ऊपर ही ऊपर जाए, ऊपर ही ऊपर जाए, ठीक है, और बियर कभी भी किसी को मारता है ना तो उठा उठा के नीचे पटक पटक के मारता है, ठीक है, तो इसीलिए ये चाहते हैं कि नीचे जाए शेयर, हमेशा शेयर मार्केट नीचे जाए, इससे पैसा कमाते हैं। आगे चलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं, एंजल मतलब देखो पंख भी लगे हुए, जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, इनकी हॉबी होती है, या फिर ये मतलब इनका पैशन होता है ये चीज़ें। जैसे रतन टाटा जी के पास खूब पैसे हैं, तो ये कोई भी स्टार्टअप अच्छा कर रहा होगा तो ये पैसे दे देंगे उनको जाके, और फिर उससे कमाते हैं ये। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट फंड तो ये प्रोफेशनल होते हैं, इनका काम ही यही होता है, इनका तो धंधा ही यही है कि कोई भी स्टार्टअप जो कमा रहा है उसमें पैसे लगा दो, बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। मान लो 10 स्टार्टअप में इन्होंने पैसे लगाए, हो सकता है 9 में डूब जाए, लेकिन एक स्टार्टअप भी चल गया, तो स्टार्टअप तो बहुत खतरनाक ग्रोथ करता है ना, तो उससे ये कमा लेते हैं। जैसे सिकोया हो गया, अब आपने अखबार में पढ़ते रहेंगे कि अनअकैडमी ने सिकोया की फर्स्ट राउंड फंडिंग उठा लिए, तो ये सिकोया वगैरह, इंटेल कैपिटल, एक्सेल, ब्लूम वेंचर्स, नेक्सस, ये सब वेंचर कैपिटल फंड ही है, ठीक है। और संस्थागत निवेश कौन से होते हैं, इंस्टीट्यूशनल निवेशक कौन से होते हैं, जो संस्थाएं, जैसे बैंक हो गया, बैंक भी तो अपना पैसा कहीं तो घुमाएगा, जैसे एसबीआई है, एसबीआई में डिपॉजिट का पैसा आ गया, कुछ इन्होंने आरबीआई से ले लिया, अब आगे या तो लोन देंगे वो, या हो सकता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दे वो भी, ठीक है। वैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के पास पैसा कहाँ से आता है, हम ही तो लगाते हैं, म्यूचुअल फंड है तो सही है, ऐसा कुछ क्या टैगलाइन है, म्यूचुअल फंड है तो सही है, हाँ, तो पैसा लोगों ने जमा कर दिया, म्यूचुअल फंड इन लोगों को वापस ब्याज में पैसा भी तो वापस रिटर्न करेगा ना, तो ये कहाँ से कमाएगा, ये आगे शेयर मार्केट में पैसा लगा देता है। तो ये संस्थागत निवेशक है, बड़े निवेशक हैं, बैंक, इंस्टीट्यूशन, कंपनीज, एलआईसी, जैसे एलआईसी भी आगे पैसा लगाती है शेयर मार्केट में, फिर वहाँ से जो पैसा कमा के वापस अपने उनको दे देती है निवेशकों को, इस तरीके से काम होता रहता है। स्टॉक, अब ये बॉन्ड और शेयर में थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता देता हूँ, दोनों कैपिटल मार्केट के पार्ट है, ऊपर देखा था अपन ने। इसका जो शेयर मार्केट, शेयर जो खरीदेगा वो तो मालिक हो गया कंपनी का, और बॉन्ड जो होगा वो तो कर्जदाता हो गया, ऋणदाता हो गया, क्रेडिटर हो गया। ये इनको क्या मिलता है, लाभांश मिलता है, डिविडेंड मिलता है, इनको इंटरेस्ट मिलता है। अब देखो ये दोनों तो कैपिटल मार्केट के पार्ट है, लेकिन ये जो लाभांश है और इंटरेस्ट है, ये किसके, रेवेन्यू मार्केट के। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अरे इंटरेस्ट तो हर साल या हर 6 महीने या हर उसमें क्वार्टर में मिलता है, और डिविडेंड भी हर साल मिलता है, तो ये तो 1 साल से कम की हो गए ना। जैसे लोन क्या था, कैपिटल मार्केट का पार्ट था, लेकिन ग्रांट या फिर उस लोन पे इंटरेस्ट क्या था, रेवेन्यू मार्केट का पार्ट था। समझ गए आप, ये भी तो एक तरीके से इंटरेस्ट ही हुआ, ये भी तो लोन ही तो होता है, बॉन्ड एक तरीके से कागज के टुकड़े पे लोन ही हो गया। शेयर मार्केट क्योंकि मालिक है तो उनको तो लास्ट में मिलेगा पैसा, यदि वो लिक्विडेट हो जाती है। बॉन्ड में सबसे पहले इनको पैसा मिलेगा। शेयर मार्केट अट्रैक्टिव होता है बूम पीरियड में, जब इकोनॉमी बहुत अच्छा हो रहा हो ना, तो फिर शेयर मार्केट उछाल में रहता है। और बॉन्ड मार्केट अट्रैक्टिव तब होता है जब स्लो डाउन हो, क्योंकि फिर शेयर मार्केट डाउन हो जाता है, तो फिर लोग पैसा कहाँ लगाएंगे, फिर बॉन्ड में ही लगाते हैं पैसा, की थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो मिलता रहे, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि अपने सिलेबस में डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज लिखा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज दो टाइप के होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो टाइप के, क्या सॉरी मतलब बहुत सारे टाइप की स्टॉक एक्सचेंज है, 2 मेन है अपने यहाँ पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मैं पानी पी लेता हूँ, बोलते बोलते थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे पानी भी बहुत जल्दी पीता है ये तो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्या करें, टाइम ही नहीं है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ध्यान रखना, 1875 में खुला था। और दुनिया का तो एम्स्टरडेम में, लेकिन जो एशिया का है वो कहाँ पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे में 1875 में।
इसका जो ट्रेडिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो बोल्ट यूज होता है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी मुंबई में ही है, 1992 में आया था, सेबी ने रिकॉग्नाइज किया था 1993 में, 1993 में। इसका जो सॉफ्टवेयर नीट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बोल्ट और नीट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बोल्ट है, एनएससी का नीट है। मतलब अरे वो सॉफ्टवेयर तो चाहिए होगा ना ट्रेडिंग के लिए। तो जैसे अभी मैं आपको पढ़ाने के लिए लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप में ये पीपीटी के लिए मुझे जो पावर पॉइंट वगैरह चाहिए होता है, तो वैसे इनको भी सॉफ्टवेयर चाहिए होता है ट्रेडिंग के लिए, तो इनका इसका नाम बोल्ट है। जैसे ई कुबेर चाहिए था आरबीआई को, ठीक है। इंडेक्स जो है सेंसेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50। सेंसेक्स जो है, अब ये इंडेक्स क्या होता है क्या होता है, ये मेंस के काम की चीज़ है, अपन बाद में पढ़ लेंगे। बस आप तो ये ध्यान रखना कि 30 कंपनियों को मिला के उनकी जो जो वैल्यू है ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, उनसे एक इंडेक्स बना दिया गया सेंसेक्स। इस पे लोग ट्रेड करते हैं, सेंसेक्स पे भी डायरेक्ट लोग पैसा लगाते हैं कि ऊपर जा रहे हैं नीचे। अब ये 30 कंपनियों में मान लो कोई कंपनी बहुत बड़ी है और ये ऊपर चली गई तो ओवरऑल सेंसेक्स ऊपर चला जाएगा, कोई कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई तो ओवरऑल सेंसेक्स नीचे चला जाएगा। तो 30 कंपनियों को मिला के एग्जाम में क्या आता है कि सेंसेक्स 50 कंपनियों को मिला के, या 30 कंपनियों को, 30 को है, और निफ्टी 50, निफ्टी है 50 कंपनियों को मिला के, ठीक है, ठीक है साहब। अब बताओ, एक बात बताओ, सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर कब जाएंगे? जब बूम हो, जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा हो, इकोनॉमी में बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट हो, फैक्ट्रियाँ बहुत अच्छी चल रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बूम उछाल आएगा। तो और रेपो रेट सॉफ्ट हो, डोविस हो, ईजी हो, चीप हो, ठीक है, एक्सपेंशनरी हो, ये सब एक ही तो टर्म है। मतलब जब आरबीआई सस्ते ब्याज दरों में बैंकों को पैसा दे रहा है, तो आगे भी बैंक सस्ते ब्याज दरों में आगे पैसा देंगे। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो जो कंपनियाँ हैं जिनके जो शेयर्स है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो भी तो प्रॉफिट कमाएगी, तो प्रॉफिट कमाएगी तो शेयर के मार्केट ऊपर जाएंगे, ठीक है, शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी। पीस है, शांति है, शांति में भी बढ़िया बूम होता है। और क्या, इफ बॉन्ड यील्ड गोज डाउन, अब ये एक तो आप बॉन्ड यील्ड से बहुत डरे हुए हो, मैं आज दोबारा समझाई देता हूँ यार। देखो बॉन्ड यील्ड नीचे चली, देखो बॉन्ड और शेयर में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। शेयर मार्केट और बॉन्ड मार्केट में पैसा तो लिमिटेड है। अब या तो आप शेयर मार्केट में लगा दो लोग, या फिर बॉन्ड मार्केट में लगा दो। जब बॉन्ड यील्ड नीचे चली गई, बॉन्ड यील्ड क्या होता है, प्रॉफिट ही तो होता है। यदि प्रॉफिट नीचे चला गया तो अब लोग सोचेंगे अरे यार बॉन्ड में पैसा लगाने का मतलब नहीं, अब शेयर मार्केट में लगा देते, तो शेयर मार्केट उछाल में आ जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टर्स विल इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। एफडीआई इंक्रीज हो गई हो तो भी शेयर मार्केट में उछाल आता है, बाहर से पैसा आ रहा है ना यार, पैसा यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। अब उल्टा कर लो, डाउन कब जाते हैं, जब वॉर हो गई, पीस नहीं है, कोविड वगैरह आ गया तो एकदम से डाउन हुआ था सेंसेक्स। आरबीआई की हॉकिस या डियर या टाइट या कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी, मतलब आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी तो पैसा खींच लिया, मतलब पैसा महंगा मिल रहा है बैंकों को, महंगे ब्याज दर पे मिल रहा है, बैंकों को महंगे ब्याज दर पे मिल रहा है तो बैंक भी लोन महंगे ब्याज दर पे देंगे। बैंक महंगे ब्याज दर पे देंगे तो लोग क्या करेंगे, लोगों के पास पैसा कम होगा, लोग लोन लेना बंद कर देंगे, लोग लोन लेना बंद कर देंगे तो लोग कार खरीदना बंद कर देंगे, तो कार की कंपनी का स्टॉक, कार की कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो जाएगा तो उसके स्टॉक की प्राइस कम हो जाएगी, स्टॉक या शेयर की प्राइस कम होगी तो सेंसेक्स और निफ्टी भी डाउन हो जाएंगे। तीसरी, एक बॉन्ड यील्ड गोज डाउन, तो वही वाली बात है यार, बॉन्ड यील्ड कम चली गई, एक मिनट, बॉन्ड यील्ड अप होगा, अप, ठीक है, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई, बॉन्ड यील्ड ऊपर हो गई, मतलब यील्ड क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। अब बॉन्ड पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे ना, शेयर में क्यों करेंगे, जैसे ही शेयर में लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा। फेड रेट हाइक, कभी भी, अब देखो एग्जाम में मान लो कभी भी क्वेश्चन आ जाएगी फेड रेट ये करने से क्या हो गया वो हो गया, आप उस फेड रेट को रिप्लेस कर देना रेपो रेट से, कुछ नहीं हमें तो कुछ। फेड रेट मतलब अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसकी रेट हाइक करने से क्या होगा, वो सेम इफेक्ट होता है इंडियन इकोनॉमी पे जो रेपो रेट को हाइक करने से होता है, बस एग्जाम पर्पज से। वैसे मैं अभी आपको बताऊं और आप 2 मिनट में बता देता हूं, मुझसे रुका क्यों नहीं जाता। फेड रेट क्या होती है, अमेरिकन जो बैंक है उसने मान लो इंटरेस्ट रेट हाई कर दी, अब अमेरिकन इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा लगाए हुए रहते हैं एफडीआई और एफआईआई से, आपको पता है ये वाली बात। तो अब वहीं पे इंटरेस्ट रेट हाई मिलने लगी तो ये यहाँ से अपना पैसा लेके वापस जाने लग जाएंगे, क्यों, हमें तो अमेरिका में ये बढ़िया इंटरेस्ट रेट मिल रही है यार, ठीक है, तो हम आपके यहाँ क्यों लगाएंगे। जैसे ही ये पैसा बाहर निकालने लग जाएंगे तो शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा कम हो गया ना। तो वही वाली बात है, जैसे ही फेड रेट हाइक कर देंगे तो ये क्या बताया था मैंने, गोज डाउन, ठीक है। और ये बोल्ट है, ये नीट, ये सॉफ्टवेयर है ना, ये इस सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल सैटेलाइट का, ठीक है, ये काम की चीज़ नहीं है। वैसे देखो भाई, सब चीज़ों की शुरुआत हम्बल होती है, जो
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ क्या होता है, मतलब वहाँ पे पहले लोग खड़े होकर स्टॉक्स जो शेयर से एक दूसरे को आदान प्रदान करते थे, बॉन्ड एक दूसरे को भाई तू ले ले, वहाँ पे खड़े होकर बेचते थे, यही तो होता था। अब तो सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, वहाँ पे भी कर्मचारी बैठते हैं। अब तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या हो गया, उस बिल्डिंग में वो मॉनिटर करते रहते हैं कि अच्छा जीरोदा है, ब्रोकर्स है, ये एक से दूसरे को शेयर सही से पहुँचा रहे नहीं पहुँचा रहे, पूरे नॉर्म्स का पालन कर रहे नहीं, जो भी है, ठीक है, वो सेबी का पार्ट होता है, रेगुलेशन का काम सेबी का होता है। लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनका ध्यान रखते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन पहले तो फिजिकली मिलना पड़ता था, कंप्यूटर इंटरनेट तो था नहीं। तो एक ये पीपल का पेड़ था हॉर्निमन सर्कल पे, ये बॉम्बे में हॉर्निमन सर्कल है। ये थोड़ा मेरे से रिलेटेड भी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इंटरेस्ट से। 1 मिनट लगेगी, कोई बात नहीं यार, बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे जो बॉम्बे के जो व्यापारी थे, जैसे अपन ने अभी ऊपर देखा था ना 1951 में वो मोहनदास लाल छगन दास सेठ वेठ यहाँ पे खड़े होकर एक दूसरे को ये जो बॉन्ड है एक दूसरे को एक्सचेंज करते थे। फिर यहीं से थोड़ी सी दूर पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये यहाँ पे वो पेड़ था हॉर्निमन सर्कल पे, और यहाँ पे देखो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो फिर इसको दलाल स्ट्रीट, क्योंकि यहाँ पे उनको लोगों को दलाल ही बोलते थे, तो इसको आज भी दलाल स्ट्रीट बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे वो धीरे धीरे एक बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग बनने के बाद में अब आज तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये। और जब मैं जॉब करता था मुंबई में, तो मैं इस वाली बिल्डिंग में रहता था, ये जो लाल वाली बिल्डिंग दिख रही है, तो मेरा यहाँ पे आना जाना होता रहता था। काफ़ी महंगा किराया होता है, ये साउथ बॉम्बे का पार्ट है। और देखो ये पीछे ही, इस बिल्डिंग के जस्ट पीछे ही RBI बैंक है, ठीक है, और यहीं पे समुद्र है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा जाते ही ताज होटल है और गेटवे ऑफ इंडिया है। तो काफ़ी अच्छा था ये सब देखना, लाइव देखना। यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो गोल बिल्डिंग है वहाँ पे लाइव चलता रहता है, ठीक है। तो शाम को, और उस टाइम वाईफाई नहीं मिलता था, ठीक है। तो इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कभी आप बाद में इंटरेक्ट करेंगे तब बताऊँगा। तो उस टाइम फ्री वाईफाई नहीं था, जियो का, तो यहाँ पे फ्री वाईफाई मिलता था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो हम शाम को 5-6 बजे वहीं जाके बैठ जाते थे और वाईफाई चलाते थे मस्त, ठीक है। तो और ये वाली चीज़ आपने देखी होगी फिल्मों में बहुत, ये वाली सीढ़ियाँ वगैरह ये पीछे रही। यहाँ पे बहुत मूवीज़ की शूटिंग होती रहती थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, तो ये एग्जाम में भी आ सकता है, एशियाटिक सोसाइटी का है मुंबई में, मजाक कर रहा हूँ, नहीं आएगा, ठीक है। सेबी, अब ये सब तो ठीक है, चलो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में चीज़ें हो रही है इधर उधर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में चीज़ें हो रही है, इनको रेगुलेट कौन करता है? जैसे बैंकों में इधर उधर चीज़ें हो रही है, उसको रेगुलेट कौन करता है? RBI करता है, RBI एक्ट के अंदर और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। वैसे ही सेबी भी इनको रेगुलेट करता है, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को, ब्रोकर्स को, शेयर इश्यू करने वाले को, IPO कैसे हो रहा है, ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सबको करता है। तो सेबी 1988 में तो बना। 1988 में एक और क्या बना था, कल पढ़ा था, नेशनल हाउसिंग बैंक, परसों पढ़ा था एक्चुअली। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था तीसरे वाला, ठीक है। 4 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन थे? एक्सिम, नाबार्ड, NHB और सिडबी। ये मैं तो रिवाइज करवाता रहता हूँ, देखो आपको। स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी? अब इसको जो सांविधिक निकाय, इसको 1992 में बनाया गया, मतलब एक्ट 1992 में पास किया गया। तो 1982 और 92 याद रख लेना। अभी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2022 में मधाबीपुरी में पहली चेयरपर्सन है हिस्ट्री में सेबी की, महिला, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है हर बार। एक महिला चेयरपर्सन का क्वेश्चन RS प्रीलिम्स में आता ही आता है, चाहे वो क्या नाम है, SBI की चेयरपर्सन का आया था एक बार, और इस तरीके से आता रहता है, ठीक है। इसके 3 पोर्टल है, स्कोर पोर्टल, स्मार्ट पोर्टल और सारथी ऐप। अरे कुछ नहीं, ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करनी हो, मान लें कहीं पे गड़बड़ चल रही हो शेयर मार्केट में, कहीं पे भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कुछ गड़बड़ होगी, तो ऑनलाइन कंप्लेंट आप सेबी पर रजिस्टर कर सकते हो स्कोर पोर्टल पे। स्मार्ट प्रोग्राम इन्वेस्टर की एजुकेशन के लिए और सारथी इन्वेस्टर की अवेयरनेस के लिए। कुछ नहीं यार, ये मतलब आजकल 17 साल के 90 भी तो ट्रेडिंग करने लगे ना, तो उनको अवेयर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए सेबी प्रोग्राम चलाता रहता है, स्मार्ट और साथी ऐप, ठीक है। किस किस को रेगुलेट करता है? शेयर, बॉन्ड मार्केट, IPO सबको रेगुलेट करता है ये। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज जो भी है उनको रेगुलेट करता है। इन्वेस्टर्स और ब्रोकर को रेगुलेट करता है। कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो कि 100 करोड़ से ज्यादा की है, वो भी फिर सेबी के रेगुलेशन के अंडर आ जाती है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अपन ने पढ़ी थी, जैसे निधि है या चिटफंड है, मतलब उसमें मेंबर्स ही, मैंने कल बताया था ना कि मेंबर्स ही एक दूसरे को पैसा घुमा रहे हैं। तो यदि ये छोटी मोटी है 5-7 करोड़ की तो कोई बात नहीं, लेकिन 100 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर दिक्कत हो जाती है। एक बार फ्रॉड भी हो गया था ना, कोचा सहारा वाला, तो सहारा भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम थी, फिर फ्रॉड हो गया, उसके बाद में फिर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो कि 100 करोड़ से ऊपर सेबी के अंडर आने लग गई। और यदि सेबी के अंदर आप कंप्लेंट करने गए सहारा के खिलाफ और सेबी में नहीं मामला बैठा, तो आप कहाँ जाओगे? सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण है पहले, ठीक है। और फिर वहां भी मामला नहीं बैठा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि सेबी की अपील कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, पहले सेट में जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। इसका एक चेयरमैन होता है जिसका जो टेन्योर है 5 से 65 होता है, और रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, ठीक है।
5 पैसा और एक ऑफिसर आरबीआई से होता है। बस ये याद रख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी 2 ऑफिसर यूनियन गवर्नमेंट से होते हैं, 5 यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। अब यार ये इतना डिटेल में नहीं पूछेगा वो, ठीक है। चेयरमैन 5 पैसा रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल, ये याद रखना बस। आगे चले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसमें अडानी के जो शेयर्स हैं वो धड़ाम 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 से गिर गए थे, ठीक है। तो हिंडनबर्ग करती है ये, हिंडनबर्ग यार 2 लोगों की टीम थी बस जब शुरू हुई थी, अभी तो 5-7 लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, मस्त किसी कंपनी को पकड़ते हैं, उस कंपनी को पकड़ लिया इन्होंने, अब उस कंपनी का रिसर्च करेंगे, वो पूरा खंगालेंगे उसके अकाउंट्स वगैरह कैसे भी करके, ठीक है, और उसको एक्सपोज कर देंगे। जैसे एक्सपोज करेंगे उसके शेयर की वैल्यू धड़ाम से गिर जाएगी, और उस शेयर की वैल्यू के गिरने से जो प्रॉफिट होता है उसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। अर्न बाय रिड्यूस शेयर प्राइसिंग। अब कैसे होता है कैसे नहीं होता है वो अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी मेंस में चले जाएंगे, लेकिन बस याद रखना शॉर्ट सेलिंग में कैसे पैसा कमाता है, शेयर की वैल्यू गिरने से पैसा कमाते हैं, उठने से नहीं, ध्यान रखना। जैसे मंदड़िया कमाते हैं ना वैसे। एल्गो ट्रेडिंग, कोई भी कंप्यूटर असिस्टेड, मान लो किसी ने सॉफ्टवेयर बना दिया कि अपने आप ही 9 बजते ही जैसे बाजार खुलता है तो फटाफट से किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो ट्रेडिंग करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ट्रेडिंग करने लगेगा थोड़ी दिनों बाद में, तो है ना, करता ही होगा अभी तो एल्गो ट्रेडिंग उसे बोलते हैं। ये लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डब्बा ट्रेडिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है। डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है, तो डब्बा ट्रेडिंग ऐसा होती है यार, पहले क्या होता था कि ब्रोकर होते हैं, ठीक है, मैंने बोला कि यार तू रिलायंस के शेयर खरीदने मुझे, तो मैं ब्रोकर के पास गया, मैंने ब्रोकर को पैसे दे दिए कि भाई ऐसा कर तू 100 रुपये ले ले और 20 रुपये का एक शेयर है ना, 5 शेयर खरीद ले मेरे लिए, ठीक है। ब्रोकर ने कहा हाँ भाई खरीद लिए, मस्त रहे तू। अब उसने क्या किया, एक्चुअली में शेयर खरीदे ही नहीं, उसने बस अपने एक रजिस्टर में लिख लिया कि नियोन के 100 रुपये हैं, 5 शेयर खरीदने हैं, रिलायंस के खरीदने हैं, 20 रुपये पर शेयर की कीमत है। अब वो क्या इंतजार करेगा वो जो मेरा ब्रोकर है कि इस शेयर की वैल्यू डाउन हो जाए। अब थोड़े दिनों बाद में शेयर की वैल्यू 20 रुपये से कम होकर 10 रुपये हो गई। अब 100 रुपये में कितने शेयर आ जाएंगे, 10 शेयर आ जाएंगे। तो उसने क्या किया, अब वो 10 शेयर खरीद के 5 तो मुझे दे दिए, या ठीक है, और 5 अपने पास रख लिए। अब फ्री में ही कमा गया ना वो तो। अब मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा शेयर बढ़ने से या कम होने से वो तो ठीक है। तो इस तरीके से अब ये तो मैंने 5 रुपये 10 रुपये बताया, ऐसे करोड़ों में खेल होता है। और जब दिक्कत ये होती है कि मान लो शेयर की वैल्यू बढ़ गई तो फिर तो दिक्कत हो गई, तो फिर ये डिफॉल्ट हो जाते थे, ब्रोकर भाग जाते थे। तो इसलिए सेबी ने क्या किया कि भाई साहब T+2 सेटलमेंट होना चाहिए, कि आज पैसा दे दिया तो अगले 2 दिन के अंदर शेयर खरीद के मालिक के जो जिसने पैसे दिए उसके पास पहुंच जाने चाहिए शेयर, ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, अभी 2022 में, अभी थोड़े दिनों पहले ही सेबी ने उस T+2 को हटा के T+1 कर दिया। 2 दिन में भी खेल कर जाते थे वो। तो बोला कि जब पैसा मिला, मैं क्या समझा रहा था, हाँ डब्बा ट्रेडिंग समझा दिया था ना, तो ये डब्बा ट्रेडिंग है और ये इलीगल है। अब उसको से भी बचने के लिए T+2 सेटलमेंट हुआ था और वो उसको अब T+1 कर दिया। मतलब जब पैसा मिला आपको उससे अगले दिन शेयर खरीद के या बॉन्ड खरीद के उस आदमी को दे देने चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी, इलीगल है वो, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, यार कुछ कंपनी है, मान लो कोई कंपनी तगड़ा प्रोडक्ट बना रही है और आप इनसाइडर हो, आप एम्प्लॉई हो उसके, आप डायरेक्टर हो, आप कुछ बड़ी पोस्ट पे हो, आपको पता है कि जैसे ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा ना, ये तगड़ी से ये कंपनी तगड़ा प्रॉफिट कमाने वाली है और इसके शेयर उछलेंगे। तो आपने क्या किया, अपने रिश्तेदारों को, अपनी वाइफ को, अपने जानने वालों को ये इन्फॉर्मेशन दे दी, तो फिर उन्होंने मैक्सिमम जो शेयर थे वो उन्होंने खरीद लिए, ठीक है। और जैसे ही कंपनी का नया प्रोडक्ट आया, बूम आया और आप बन गए अरबपति। तो इनसाइडर ट्रेडिंग है कि अंदर की इन्फॉर्मेशन आपने बाहर, तो इलीगल है। ये रजत गुप्ता जी हैं, ये IIT दिल्ली से पास आउट थे, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर थे US मार्केट वगैरह में। इनको इनसाइडर ट्रेडिंग के चक्कर में 2 साल की जेल हुई थी 2012 में, ठीक है। अभी तो वापस ये बड़ी पोस्ट पे। तो इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनी टू बाई सेल शेयर, ठीक है भाई। खत्म हो गया अपना शेयर मार्केट, GST और एक्सचेंज, ठीक है। थैंक यू सो मच। गौरव सर का जो ये कॉन्सेप्ट है, कर भला तो हो भला, एक गुड डीड ऑलवेज कराउंड। अब आप भी भला कर दो यार। देखो अभी मैं पंखा तक बंद करके आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ, पसीना पसीना हो जाता हूँ, ताकि आप तक आवाज़ से ही पहुँचे। बहुत लोगों के पास ईयरफोन नहीं होते तो पंखे की नॉइस के साथ दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप बस एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, नहीं लगा तो डिसलाइक भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कमेंट कर जाओ यार, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कर जाओ। नहीं करते आप लोग कमेंट। 150 लोगों को तो मैं जानता हूँ पर्सनली, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, उनके भी कमेंट में नहीं देखता। कोई बात नहीं, चलो बाय बाय। जब भी आप देख रहे हो